समझ आए बात? अगर दोनों पॉजिटिव हैं इनइक्वालिटी नहीं चेंज होगी, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो इनइक्वालिटी श्योर चेंज होगी। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो हम लोग मॉड निकाल के देख लेंगे कि अगर इन जो गिवन चीज़ है वो मॉड पे भी होल्ड कर रही है देन इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। अगर मॉड पे होल्ड नहीं कर रही है देन इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। जैसे -10 और 2 पे सबसे पहला काम gx और hx के रूट फाइंड कर लो। रूट फाइंड करने के बाद सबसे उनको लाइन पे प्लॉट कर लो। उसके बाद पॉजिटिव टर्म सबसे पहले लगा दो, उसी के अकॉर्डिंग सारा बदलता रहेगा। अब उसके बाद जितने भी तुमको ये रूट्स मिले हैं उनको ऑब्जर्व करो एक्सप्रेशन में, उनकी पावर क्या है। अगर उनकी पावर ऑड है तो साइन बदलो, अदरवाइज मत बदलो। ठीक, इतना मिल जाने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि fx पॉजिटिव कब है, fx नेगेटिव कब है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमा मिनिमा, एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस ट्री एनालिसिस पोर्शन इन दिस लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंस मल्टी पोर्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए जी, तो सबसे पहला जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है कि अभी तक जो हमने देखा कि एफ जो होना चाहिए वो कंटिन्यूस, एफ को कंटिन्यूस कैसे बोलते हैं, एफ को डिफरेंशिएबल कैसे बोलते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि फंक्शन को एफ को इंक्रीजिंग कब बोलते हैं, एफ को डिक्रीजिंग कब बोलते हैं। इंक्रीजिंग से बिल्कुल क्लियर है कि जो फंक्शन इंक्रीज करता चले। इंक्रीजिंग मतलब जो फंक्शन इंक्रीज करता चले, इंक्रीज करता मतलब उसकी वैल्यू इंक्रीज करती चले। जैसे मैं एक फंक्शन बना दूं कुछ ऐसे करके, लेट्स से दिस फिर दिस फिर दिस। देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी है, पहले इसकी वैल्यू हुई ये, इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो पहली वैल्यू ये मिली, फिर उसके बाद और आगे बढ़ा तो वैल्यू क्या मिली, ये मिली, फिर और मैं आगे बढ़ा तो वैल्यू क्या मिली, ये मिली, फिर और मैं आगे बढ़ा, तो ऐसे करके वैल्यू क्या होती जा रही, इंक्रीज होती जा रही। मतलब जैसे जैसे मैं x को बढ़ाता जा रहा हूँ, x इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे मेरा fx क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मुझे पहले वैल्यू यहाँ मिली, फिर यहाँ मिली, फिर यहाँ मिली, ऐसे 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 करके बढ़ती चली जा रही है। ठीक, तो ऐसे फंक्शन होते हैं इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है कि fx जो हो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू fy हो इफ कंडीशन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। सिंपल सी डेफिनेशन, मतलब जो fx हो, जैसे मैं यहाँ बोलूँ कि मैं इसको ले लूँ x, इसको ले लूँ y, तो y मेरा क्या है, या उल्टा करके ले लूँ ताकि आपको जो मैंने लिखा वो समझ आए। ये मेरा हो गया y, ये मेरा हो गया x। तो यहाँ मुझे क्या मिला कि x जो है वो ग्रेटर है y से, करेक्ट, क्योंकि x आगे है y इसके पीछे है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो x मिलेगा वो यहाँ मिलेगा, दिस इज fx, और इसके करस्पॉन्डिंग जो fy मिलेगा वो यहाँ मिलेगा, fy। तो यहाँ से मुझे क्लियर दिख रहा है कि fx जो है वो ग्रेटर देन है fy के, करेक्ट। तो बोलो हाँ। तो इसका मतलब हुआ कि यस, नाउ दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग, बिकॉज जैसे जैसे मैं x को y से बड़ा लेता हूँ मुझे fx जो मिलता है वो fy से बड़ा मिलता है। ठीक, अब यहाँ तो स्ट्रिक्टली है, मतलब ग्रेटर देन है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं ये फंक्शन बना दूँ एक स्ट्रेट लाइन, मतलब कॉन्स्टेंट फंक्शन y इज इक्वल टू सम c। तो मैंने यहाँ मान लो x लिया और यहाँ मैंने y लिया पहले और फिर उसके बाद x लिया, दिस वन, राइट। अब इसके करस्पॉन्डिंग मैंने fx निकाला तो कितना आया, क्योंकि ये पॉइंट c है तो c आया, मतलब fx क्या हुआ c। fy मैंने निकाला तो fy भी क्या हुआ c, बिकॉज उसके भी करस्पॉन्डिंग मुझे f की वैल्यू क्या मिलेगी, c मिलेगी, करेक्ट। तो इस बारी क्या हो रहा है कि x तो y से बड़ा है बट fx जो है वो fy के इक्वल है, तब भी इसको इंक्रीजिंग ही बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी लग रखी है, इक्वलिटी लग रखी है। तो अगर x y से बड़ा है या इक्वल है तो fx जो होना चाहिए वो fy से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है, fx जो होना चाहिए वो fy से बड़ा या फिर इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा फंक्शन मिलता है तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए बस fx फंक्शन होना चाहिए, कोई जरूर नहीं वो फंक्शन कंटिन्यूस हो या डिफरेंशिएबल हो या कोई और प्रॉपर्टी होल्ड करता हो, जस्ट ओनली कंडीशन कि वो फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन को ही इंक्रीजिंग बोलते हैं। जैसे फंक्शन जो कंटिन्यूटी हमने पढ़ा था, सब कंटिन्यूटी की डिफिनेशन स्टार्ट करी थी कि एक फंक्शन है जिसको कंटिन्यूस बोलेंगे, वैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए पहले से कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बट डायरेक्ट एक फंक्शन है जिसको इंक्रीजिंग बोलेंगे अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो। क्लियर। ऐसे ही इसी के अपोजिट में डिफिनीशन डिक्रीजिंग की, कि फंक्शन को डिक्रीजिंग बोलेंगे, fx इज सेड टू बी डिक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग का मतलब क्या, कुछ ऐसे करके नीचे आता है, मतलब मैं अगर इसको x लूँ या इसको y लूँ और इसको x लूँ तो इस बारी fy क्या होगा, बड़ा होगा, और fx कहाँ होगा, उसके नीचे कहीं होगा, करेक्ट, यहाँ पे। तो इस बारी कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन रहेगी कि fx इज लेस देन और इक्वल टू fy इफ
एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। ठीक, अगर एक्स वाई से इक्वल या फिर बड़ा है, इक्वल है या फिर बड़ा है, तो जो एफ एक्स होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए एक्स, मतलब इस बारी एक्स अगर बड़ा है तो एफ एक्स जो होगा वो छोटा होगा। क्लियर, क्योंकि वो नीचे आता जाएगा। क्योंकि वो नीचे आता जाएगा। क्लियर है ये बात? तो ऐसे फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर से वही, इसमें कोई कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की जरूरत नहीं, जस्ट वो फंक्शन होना चाहिए। क्लियर? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल ऐसे पढ़े हैं, और जो ये दोनों कंडीशन होल्ड नहीं करता उसको कोई फंक्शन, उसको ऐसा नहीं कि सारे फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होते हैं या तो डिक्रीजिंग होते हैं, ऐसा नहीं। बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। ठीक, मतलब उनमें कोई प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है ऐसा, ना ही वो। जैसे चलो पहले एग्जाम्पल से ही करते हैं तो समझ आएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल, जैसे कॉन्स्टेंट फंक्शन का मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया। कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होता है? ये मैंने बना दिया y इज इक्वल टू सम c का ग्राफ। तो अभी देखा था मैं यहाँ पे y लूँ, यहाँ पे x लूँ, तो x जो है वो ग्रेटर देन y के है, तो एफ एक्स क्या होगा? c होगा। एफ वाई भी क्या होगा? c होगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। तो इसमें तो दोनों कंडीशन होल्ड कर रही है, मतलब दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग। देखो कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग। क्योंकि इंक्रीजिंग क्या कहता है? इंक्रीजिंग कहता है कि एफ एक्स जो होना चाहिए वो एफ वाई से बड़ा या बराबर होना चाहिए, तो बराबर तो है, तो ये कंडीशन होल्ड कर गई। डिक्रीजिंग क्या कहता है? कि एफ एक्स जो होना चाहिए वो एफ वाई से छोटा या फिर बराबर होना चाहिए, तो बराबर इसमें भी, ये भी कंडीशन होल्ड करती है। तो कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग। क्लियर? सेकंड, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा था याद है? y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स टाइप का, या एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स टाइप का। ग्राफ कैसे बना था इसका? ऐसे करके सीधा चला गया था, फ्लाइट के जैसे। तो यहाँ पे मैं अगर y मानूँ और उसके आगे कहीं x मानूँ, ठीक, तो मुझे दिख रहा है साफ साफ एकदम क्लियर आंखों से कि जो एफ एक्स है वो एफ वाई से क्या हो रहा है? बड़ा है। मतलब यहाँ पे x जो है अगर y से बड़ा है तो एफ एक्स फॉर श्योर एफ वाई से बड़ा होगा। ठीक, इक्वलिटी है तो इक्वल भी हो जाएगा, क्योंकि अगर x y और x दोनों एक इक्वल हो जाए तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई हो जाएगा। ऑब्वियस बात हो, तो फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, राइट। तो इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ वाई, इट मीन दैट कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है बात? ओके। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूँ तीसरा, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, अब बताओ लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कैसे बना था? यूँ करके, ये मैंने कहीं पे माना x y, ये मैंने माना ये y है, ठीक, ये मैंने माना x। तो जरा एफ वाई बताओ, तो एफ वाई तो ये मिलेगा, और एफ एक्स बताओ तो एफ एक्स यहाँ कहीं मिलेगा ऊपर जाके। ठीक, तो फिर से दिख रहा है मुझे, अगर मैं एक्स वाई से बड़ा बराबर ग्रेटर लेता हूँ तो एफ एक्स जो हो रहा है वो एफ वाई से बड़ा हो रहा है। इसका मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर मैं आगे से ऐसा एरो बना दूँ, इसका मतलब वो इंक्रीजिंग में डिनोट करना चाहता हूँ। क्लियर है? ओके, ऐसे डिक्रीजिंग का उल्टा। तो ये हो गया इंक्रीजिंग की बात। अब और आ जाए थोड़ा फोर्थ, साइन फंक्शन। साइन फंक्शन बताना क्या है? ये मैंने बना दिया ये। अच्छा, इसमें ये ना सोचना कि सर आप इधर ही y क्यों x लेते हो, मैं इधर भी ले सकता हूँ। इधर देखो, अगर इसको मैं हटा के ये, तो अगर मैं इधर x लूँ इधर y लूँ, सपोज मैं ये y लिया हूँ, ये x लिया हूँ, मतलब x y से बड़ा है, तो एफ एक्स बताओ क्या आएगा? एफ एक्स कुछ ऐसी सीधी लाइन खींच दूँ, ऐसी सीधी लाइन बना दूँ, तो एफ एक्स कहीं यहाँ पे आएगा और एफ वाई कहीं यहाँ पे आएगा। करेक्ट? ये एफ एक्स है और ये एफ वाई है। तो अब बताओ, एक्स मैंने वाई से बड़ा लिया है, करेक्ट? तो एफ एक्स क्या है? एफ एक्स कुछ -2 मिलेगा, तो एफ वाई -3 या -4 या -5, मतलब एफ एक्स से छोटा ही मिलेगा। क्लियर ना? इसको बड़ा ना समझ लेना, माइनस टाइम जितना नीचे जाता है उतना ही वो छोटा होता चला जाता है। जैसे -18 इज लेस देन -17, अरे भैया -18 इज लेस देन -17। क्लियर ना? तो वैसे भी देख सकते हो। तो ऐसा नहीं कि वो मैं 1 से आगे लेता हूँ तभी वो एक्स एक्सेस के ऊपर रहता तभी वो चीज़ें दिखती नहीं, एक्स एक्सेस के नीचे भी तब भी ग्राफ आपको दिखेगा ऐसे ही करके कि अगर एक्स वाई से बड़ा है तो एफ एक्स जो होगा वो एफ वाई से बड़ा होगा। क्लियर है? ओके। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ देखने जा रहे हैं। तो लॉग फंक्शन में ग्राफ, हाँ सॉरी, साइन फंक्शन का ग्राफ। तो जरा बताना, देखो इसमें अगर मैं एक्स वाई ये लेता हूँ और एक्स ये लेता हूँ, तो एफ वाई क्या मिलेगा? एफ वाई मिलेगा कहीं यहाँ पे, और एफ एक्स क्या मिलेगा? एफ एक्स मिलेगा कहीं यहाँ पे। करेक्ट? मुझे दिखा कि एक्स जो अगर मैं वाई से बड़ा लेता हूँ तो एफ एक्स मुझे एफ वाई से बड़ा मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है। बट ज़रा इधर बताओ, अगर मैं वाई एक्स यहाँ ले लूँ, ये वाला, इंस्टेड ऑफ दिस इफ आई टेक हियर, ठीक, देन एफ एक्स क्या मिलेगा? एफ एक्स मिलेगा मुझे ये।
अब बताओ, अब तो एक्स वाई से बड़ा है, बट एफ वाई मेरा क्या था, एफ वाई ये वाला था और एफ एक्स क्या है, ये आया। तो इस बार एफ एक्स छोटा हो गया एफ वाई से। मतलब किसी भी पॉइंट, किसी भी जगह पे मैं देखता हूँ, अगर मैं कोई इंटरवल लेता हूँ पर्टिकुलर, तो वहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग बन रहा है, लेकिन कुछ अलग इंटरवल लेता हूँ तो फंक्शन डिक्रीजिंग बना जा रहा है। मतलब एक्स वाई के पेयर में अलग अलग लेता हूँ, तो कहीं पे मुझे इंक्रीजिंग मिल रहा है, कहीं पे मुझे डिक्रीजिंग मिल रहा है। तो ऐसे फंक्शन, या ऐसे ना बोलूँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मिल रहा है, मुझे वो कंडीशन उल्टी मिल रही है कि एक बारी एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ वाई मिल रहा है, एक बारी एफ एक्स इज लेस देन एफ वाई मिल रहा है, राइट। देन दिस इज नॉट एन इंक्रीजिंग, नीदर इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, क्लियर। तो साइन एक्स कॉस एक्स जितने भी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं वो ना तो इंक्रीजिंग होते हैं ना तो डिक्रीजिंग होते हैं, क्लियर, ओके। एंड नेक्स्ट क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे था, जल्दी से बताओ। सीधी लाइन, खड़ी रेखा, पड़ी रेखा, पहला ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे करके तो इसका ग्राफ बनता है, राइट। और ओपन अपने अकॉर्डिंग लगा लो, मतलब जैसे यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज्ड, फिर यहाँ ओपन, यहाँ पे क्लोज्ड, फिर यहाँ ओपन, यहाँ पे क्लोज्ड, ऐसे करके ग्राफ इसका बनेगा, करेक्ट। यहाँ पे क्लोज्ड, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज्ड और उसके बाद ओपन, ठीक। अब बताओ, अगर मैं x कहीं भी उठाऊँ, लेट से मैंने ये y लिया और ये x लिया, तो फॉर श्योर मुझे पता है कि जो y के करस्पॉन्डिंग fx आने वाला है वो ये आने वाला है, fy आने वाला वो ये आने वाला है fy, और जो x के करस्पॉन्डिंग आने वाला वो ये आने वाला है fx। तो फिर मुझे मिला कि अगर मैं x y से बड़ा लेता हूँ देन मुझे fx फॉर श्योर fy से बड़ा मिलेगा। कहीं भी आप कोई भी x y उठा लो, आपने कहा कि नहीं सर मैं यहीं कहूँगा, ठीक है आप यहीं ले लो, पहला ये लिया और दूसरा ये लिया, या लिया, ठीक। अब देख लो, ये मैंने x लिया, सॉरी ये मैंने y लिया, ये मैंने x लिया, तो x ग्रेटर देन y है, तो fx भी क्या है मेरे पास आ रहा है -1, और fy भी मेरे पास क्या आ रहा है -1, दोनों इक्वल हो गए। वो भी कंडीशन ट्रू है फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन कि अगर x ग्रेटर देन y हो तो fx जो होना चाहिए वो ग्रेटर या फिर इक्वल होना चाहिए fy के, ट्रू, क्लियर ना। तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो जैसे जैसे हम लोग y बढ़ाते जाए वैसे वैसे x जैसे जैसे हम लोग x बढ़ाते जाए वैसे वैसे fx बढ़ना चाहिए, बस ऐसे देखो इसको ध्यान से। आप ग्राफ को देख से बता सकते हो, ऐसे आपको एक एक चीज़ इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे आप बढ़ो वैसे वैसे जो ये चीज़ वैल्यू मिलती जा रही है ना, ये बढ़ती जानी चाहिए, ये बढ़ती जानी चाहिए। ऐसे जैसे यहाँ पे रहें तो यहाँ मिलेगी, फिर उसके आगे आ जाएंगे तो ये मिलेगी, फिर उसके आगे आ जाएंगे तो ये मिलेगी, फिर आगे आ जाएंगे तो ये, तो ऐसे इंक्रीजिंग होना चाहिए, मतलब बढ़ते रहना चाहिए भाई। अगर बढ़ता रहा है भाई देन इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, क्लियर। ऐसे ही आप स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को बता सकते हो, फ्रैक्शनल पार्ट को बता सकते हो, विच इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अब मैं लास्ट बताता हूँ जिसका नाम है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बहुत प्यारा था, हमने पढ़ा था, सिर्फ 1 इधर बना दो, 0 यहाँ पे ओपन, यहाँ पे ओपन, फिर उसके बाद इधर -1। चलो बताओ ये क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो मैं एक y यहाँ उठाऊँ और x यहाँ उठाऊँ तो मुझे मिलता है कि fx इज इक्वल टू fy। अगर मैं y यहाँ उठाऊँ, इसको हटा दूँ, और x यहाँ हटाऊँ, यहाँ उठाऊँ, मतलब x ग्रेटर देन y, देन अगेन मुझे fx इज इक्वल टू fy इज इक्वल टू -1 मिलता है, ठीक। अगर मैं y यहाँ लूँ और x इससे बड़ा कहीं यहाँ ले लूँ वापस से, तो मुझे जो fx मिलेगा वो 1 मिलेगा, विच इज ग्रेटर देन -1 विच इज इक्वल टू fy। जो fy मिलेगा वो -1 मिलेगा और जो fx मिलेगा वो 1 मिलेगा। तो फिर से मुझे मिला कि fx इज ग्रेटर देन fy हर पॉइंट पे। तो देखो कैसे, इसको देखो ध्यान से, जब तक हम यहाँ से यहाँ आ रहे थे तब तक मुझे -1 मिलता जा रहा था, जैसे हम 0 पहुंचे फंक्शन इंक्रीज हुआ, 0 पे पहुंच गया, 0 के बाद जैसे हम आगे बढ़ने लगे फंक्शन इंक्रीज हुआ, 1 पे पहुंच गया, 1 पे लगातार चल रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाए फंक्शन अपने आप को इंक्रीज करे या वहीं पे मेंटेन होता चला रहे, फिर आगे बढ़े, फिर इंक्रीज करा, फिर वहीं पे मेंटेन होता चला रहे, तो ऐसे फंक्शन इंक्रीजिंग बोलते हैं, क्लियर है, ओके। अब सारे फंक्शन अगर मुझे बहुत बड़े बड़े फंक्शन मिलके आ गए, फॉर एग्जांपल ऐसे लिख के आ गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 3x स्क्वायर -3 माइनस एक्स पावर 4, बताइए फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तब इसका ग्राफ तो मैं बना नहीं सकता, कैसा ग्राफ इसका बनेगा, तो उसके लिए हम लोग नया मेथड सीखेंगे, वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड से हमको ये पता चल जाता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक, ओके। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे आज वेवी कर्व मेथड, बहुत अच्छा मेथड, बहुत अच्छा मेथड। जैसे एल हॉपिटल रूल अभी तक पढ़ते आए ना, सारी लिमिट सॉल्व करके उसने रख दी, ऐसे ही वेवी कर्व मेथड क्या करता है, सारे फंक्शन की प्रॉपर्टी तो ऐसा हमने निचोड़ के रख देता है कि ये देखो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है, ठीक। नॉट सारे फंक्शंस की, पोलिनोमियल फंक्शंस की, पोलिनोमियल फंक्शन के लिए वेवी कर्व है, अदरवाइज यूज नहीं आता। पोलिनोमियल फंक्शंस के लिए सारी प्रॉपर्टी मसल ने ला के रख देता है वो, ठीक है। वेवी कर्व होता क्या है, ध्यान से सुनना इसको। एफ एक्स मैं मानूँ लेट्स से सम x माइनस a1
रेस्ट टू पावर R1, x माइनस A2 रेस्ट टू पावर R2, x माइनस A3 रेस्ट टू पावर R3 अपॉन, ये मैंने जैसे ऐसे मान रखा है, x माइनस A4 रेस्ट टू पावर R4, x माइनस A5 रेस्ट टू पावर R5, x माइनस A6 रेस्ट टू पावर R6। ठीक, ऐसा फंक्शन आपको सपोज दे रखा है। क्लियर? तो अब हम फंक्शन को fx को ग्रेटर देन 0 कब बोल सकते हैं, या fx को लेस देन 0 कब बोल सकते हैं। ठीक, fx को ग्रेटर देन 0 कब बोल सकते हैं, fx को लेस देन 0 कब बोल सकते हैं। इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, इसको लेट्स से मैंने लिया gx अपॉन hx, क्योंकि ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल है। क्लियर? मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ इतने ही टर्म होंगे, यहाँ चलो मैं एक हटा ही देता हूँ ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि जितने ऊपर होने चाहिए उतने ही नीचे होने चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, इतने भी कैसे भी होने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको इसी के साथ दे दूँ, x माइनस 3 रेस्ट टू पावर स्क्वायर, x माइनस 4 एंड x माइनस प्लस 2 रेस्ट टू पावर 5 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 9 एंड x प्लस 3, x प्लस 9। ठीक, ऐसे एग्जांपल। अब जैसे यहाँ पे मैं कंपेयर करूँ तो R1 की वैल्यू क्या है 2 और A1 कितना है 3। ठीक, ऐसे A2 कितना है 4 और R2 कितना है 1, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी लगी हुई है 1, 0 नहीं लगी हुई। A3 कितना है -2, क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है और वहाँ मुझे माइनस दिख रहा है। ठीक, तो -2। R3 कितना है 5, ऐसे ही A4 एंड A5 एंड R4 एंड R5। क्लियर? ओके, अब ध्यान सुनना। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सीधा बन जा, वेरी गुड, gx, तो मैं इसको स्टेप वाइज लिखता ना। स्टेप 1, सबसे पहले gx एंड hx के रूट फाइंड कर लेंगे। रूट फाइंडिंग पहला काम। तो रूट फाइंड करना सबसे आसान काम है। gx को 0 के इक्वल रख दो और hx को 0 के इक्वल रख दो और x की वैल्यू पता कर लो। तो जैसे यहाँ मैं अगर hx को इसको न्यूमरेटर को 0 के इक्वल रखूँ gx को, तो x मुझे क्या मिलेगा, सिंपल सा 3 एंड 4 एंड -2। ठीक, ऐसे ही इधर अगर मैं इसको बनाऊँ x -1 और x प्लस 9, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रख दूँ या hx को 0 के इक्वल रख दूँ तो क्या मिलेगा 1 और -9। क्लियर? स्टेप 2, स्टेप 2 क्या है, प्लॉट रूट्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में हम लोग उन रूट्स को प्लॉट करते हैं। तो जैसे पहला आया रूट, सबसे छोटा इनमें से कौन सा है -9, तो यहाँ मैंने लिख दिया -9। उसके बाद कौन सा है -2, -2, फिर क्या है 1, फिर क्या है 3, फिर क्या है, ये मैंने रूट्स प्लॉट कर लिए नंबर लाइन पे। ठीक, ऐसे इंक्रीजिंग फॉर्म में होंगे, -9 फिर -2 फिर 1 3 4। अरे नंबर लाइन भूल गए क्या? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 3। ठीक, अब इन्हीं इंटरवल्स के बीच में मुझे प्लस या माइनस साइन लगाना है। तो पुट प्लस पॉजिटिव साइन इन द लास्ट इंटरवल। जो लास्ट इंटरवल है उसमें पहले तो प्लस साइन लगा दो बिना कुछ सोचे समझे। यहाँ मैंने लगा दिया प्लस, बोलो हाँ, यहाँ मैंने बिना कुछ सोचे समझे प्लस लगा दिया, सबसे पहला काम। ठीक, स्टेप 4। अब स्टेप 4 से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि हर एक जो रूट है उसकी पावर कितनी है। ऑब्जर्व एक्सपोनेंट या पावर ऑफ द टर्म इन fx, observe the power of the term in fx having पावर ऑफ द टर्म्स की पावर मुझे, जैसे यहाँ पे इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, मुझे हर एक टर्म की पावर देखनी है। जैसे यहाँ सबसे पहले 4 मिला मुझे, 4 पे आते ही मैं देखूंगा 4 कहाँ है। 4 मुझे यहाँ से मिला था, ठीक, इस वाले पोर्शन से, अगर दिख रहा हो आपको, x = 4 यहाँ से मिला था। इसकी पावर कितनी लगी, 1 लगी है। ठीक, अब उसी पावर के हिसाब से सब कुछ बदलेगा। अब ध्यान से सुनना इस चीज़ को, क्या लिखने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट, इफ एक्सपोनेंट is odd, sign should be changed, sign should be
चेंज, साइन शुड बी चेंज मतलब जैसे 4 पे पावर कितनी लगी हुई है यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो पावर कितनी है 1, 1 एक ऑड नंबर है, तो 1 के जैसे ही 4 पे 1 पावर मिली मुझे साइन बदलना है, साइन बदलना मतलब यहाँ पे माइनस लगा देना है, यहाँ प्लस है तो अब माइनस हो जाएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट है इसी पे, इफ एक्सपोनेंट इज इवन देन साइन रिमेन्स सेम, साइन रिमेन्स सेम, साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे आगे देखो 3 है, 3 कहाँ से मिले मुझे मिला था यहाँ से, यहाँ से मुझे मिला था। ठीक, यहाँ पे पावर कितनी लगी हुई है 2, 2 एक इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब 3 के अबाउट में जब आगे बढ़ूंगा तो साइन नहीं बदलूंगा, मतलब अगर यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो यहाँ भी मैं माइनस लगाऊंगा क्योंकि अब 3 से मैं पलट रहा हूँ, समझ रहे हो ना। 4 पे देखा 4 कहाँ से मिला, उसकी पावर 1 थी तो प्लस बदल गया माइनस में, माइनस आया। अब 3 पे देखा पावर 2 है और इवन है मतलब माइनस माइनस ही बना रहेगा। 1 देखो 1 मिला मुझे मिला था यहाँ से, पावर 1 है इसकी, दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे पावर कितनी है 1, मतलब साइन फिर से बदल जाएगा, तो इस बारी साइन हो जाएगा प्लस। ठीक, -2 कहाँ से मिला था, यहाँ पे पावर कितनी है 5, 5 मतलब ऑड है तो साइन बदल जाएगा। फिर 9 यहाँ से मिला था, ऑड पावर है प्लस बन जाएगा। क्लियर हुआ, तो सिर्फ पावर 2 थी 3 पे, इस वजह से वहाँ पे साइन नहीं बदला, कोई माइनस माइनस नहीं, अगर प्लस भी होता यहाँ पे तो प्लस प्लस ही रह जाता। जैसे यहाँ पे अगर पावर 1 की जगह 2 हो जाती, सपोज यहाँ पावर 4 हो जाती, तो मैं इसको भी प्लस बना देता, मतलब प्लस प्लस ही रहता, साइन ना बदलता। क्लियर है बात, ओके। तो ये चीज़ समझ आ गई ना कि पावर कैसे चेक करते हैं। हाँ, सबसे पहला काम gx और hx के रूट फाइंड कर लो, रूट फाइंड करने के बाद सबसे उनको लाइन पे प्लॉट कर लो, उसके बाद पॉजिटिव टर्म सबसे पहले लगा दो, उसी के अकॉर्डिंग सारा वर्स बदलता रहेगा। अब उसके बाद जितने भी तुमको ये रूट्स मिले हैं उनको ऑब्जर्व करो एक्सप्रेशन में, उनकी पावर क्या है, अगर उनकी पावर ऑड है तो साइन बदलो, अदरवाइज मत बदलो। ठीक, इतना मिल जाने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि एफ एक्स पॉजिटिव कब है, एफ एक्स नेगेटिव कब है। अगर मैं इसी में बोलूँगा इसी के आगे कि एफ एक्स इज पॉजिटिव, ये पूरा एफ एक्स था मेरा, ये पूरा एफ एक्स था पॉजिटिव, जहाँ जहाँ पॉजिटिव साइन आया है, पहला साइन कहाँ पॉजिटिव आया है, ये, दूसरा ये, तीसरा ये, मतलब x कहाँ कहाँ होना चाहिए, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके -9 तक। ठीक, अगर ग्रेटर देन की बात कर रहा हूँ, इक्वल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक, माइनस दिस यूनियन, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, ओपन क्लोज का भी मैं इंपॉर्टेंस बताऊंगा, -2 से लेके 1 तक यूनियन 4 से लेके इन्फिनिटी तक। ऐसे ही एफ एक्स अगर बोले कि निगेटिव कब होगा तो मैं बोलूँगा कि एफ एक्स निगेटिव कब होगा, इन पोर्शंस में, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। क्लियर, तो एफ एक्स इज निगेटिव इफ एक्स बिलोंग्स टू -9 to -2 यूनियन 1 to 3 यूनियन 3 to 4। क्लियर, इन पोर्शंस पे क्या होगा, एफ एक्स निगेटिव होगा और वहाँ पॉजिटिव होगा। अब बात आ रही है कि मैं ये पॉइंट तो छोड़ दे रहा हूँ, -9 और -2 और 1 3 4 पे, इन पे क्या बोल सकता है। तो देखो न्यूमरेटर के थ्रू हम लोग कुछ बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर से मुझे क्या मिला था, x इज इक्वल टू 3 4 और -2, विजिबल नो। तो इन अगर मैं वापस से रख दूं एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 3 रख दूं तो इस टर्म को 0 कर देगा एफ एक्स 3, मतलब 3 - 3 पूरा टर्म 0 हो जाएगा, मतलब इन सारे पोर्शन पे एफ एक्स 0 होगा। तो जहां अगर मुझसे पूछा गया कि एफ एक्स बताओ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, तो अब मैं वो टर्म भी इंक्लूड करूंगा जहां पे फंक्शन 0 हो रहा है। मतलब अभी तक अगर आंसर ये था तो अब आंसर मेरा बनेगा एक्स बिलोंग्स टू कौन कौन से पोर्शन है, 3 4 और -2। अगर ये 3 4 -2 मेरे उसमें आ रहे हैं, सबसे पहले मैं यही लिख लूँगा, पहले ध्यान से देखो, -9 यूनियन -2 1 यूनियन 4 इन्फिनिटी। ठीक, पहले तो ये लिख लिया मैंने। अब देखूंगा कि 3 4 -2 क्या कहीं आ रहा है, तो यस -2 यहाँ आ रहा है और 4 यहाँ आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, तो इन दोनों जगह पे मैं ओपन हटा के क्लोज लगा लूँगा। क्लोज का मतलब है ये भी इंक्लूड हो रहे हैं, बिकॉज अभी मैंने ये चीज़ इंक्लूड कर ली है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन पॉइंट पे भी इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब अब मेरा जो डोमेन बनेगा वो बनेगा -∞ to -9 यूनियन क्लोज ब्रैकेट -2 to ओपन 1 यूनियन 4 क्लोज 4 to इन्फिनिटी ओपन। क्लियर, ऐसे ही अगर मुझसे पूछे कि अगर बताओ कि एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 कब होगा, देन मैं बोलूँगा एफ एक्स बिलोंग्स टू, फिर से वही पर सारा चीज़ लिख दूंगा, -9 से -2 यूनियन 1 to 3 यूनियन 3 to 4। अब देखूंगा कौन कौन से चाहिए, 3 4 -2 अगर इसमें आ रहा हो तो 3 आ रहा है, दिस इज व्हाट -2, 3 आ रहा है, 4 भी आ रहा है, -2 भी आ रहा है। तो अब मैं इसको यहाँ पे हटा के यहाँ पे हटा के यहाँ पे हटा के यहाँ पे हटा के सब में क्लोज लगा दूंगा, मतलब ये बन जाएगा, ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। क्लियर हुई बात, ठीक। और इसको ये चीज़ें नंबर लाइन पे भी जानना सीखो, अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब नंबर लाइन पे इसका क्या मीनिंग है, इसका नंबर लाइन पे क्या मीनिंग है।
ये मैंने नंबर लाइन बना दी, ये है -9, ये है -2, ये है 1, ये है 3, ये है 4। अब अगर मैं पूछूँ इस पोर्शन को आप प्लॉट करो तो क्या लिखोगे, -9 से -2 इंक्लूड करके, इंक्लूड, फिर 1 से लेके 3 इंक्लूड करके, फिर 3 इंक्लूड करके 4, मतलब इसको मैं पूरा 3 से 4 लिख सकता हूँ। मतलब इसी चीज़ को अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -9 to -2 यूनियन 1 to 4, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं। एक ये बात क्लियर है ना, ये वाली चीज़ अब इंक्लूड हो गई इसी के अंदर, तो अब मैं इसी चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ इंस्टीड ऑफ दिस। तो ऑप्शन में ये ना हो कि ये आएगा, तो आप इसको, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को आप नंबर लाइन पे भी जानो कि क्या क्या चीज़ें हैं वो नंबर लाइन पे, ठीक। तो यहाँ पे 3 इंक्लूड है, यहाँ पे 3 इंक्लूड है, मतलब सीधा 1 से 4 पूरा लिख सकता हूँ। क्लियर है बात? ओके, तो ये था वीवी कर्व के कुछ बस इतने ही स्टेप हैं, इनको आप ढंग से याद रखोगे तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्लियर? These are 4 steps for the VV curve method. Okay. So these are the 4 steps for VV curve method. Clear? Okay. अब इसका यूज हम लोग करेंगे कहाँ, ये देखेंगे आगे। तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, फंक्शन डिक्रीजिंग कब होता है। अब एक प्रॉपर्टी और अच्छी है कि इफ f(x) इज डिफरेंशिएबल, क्योंकि अब डिफरेंशिएबल है तो कुछ अच्छी प्रॉपर्टी तो मुझे देखी जाएगी, क्योंकि फंक्शन अकेला तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर उसके साथ एक दो कंडीशन लग जाती है तो वो और पावरफुल बन जाता है, ठीक। मतलब फंक्शन अब डिफरेंशिएबल हो गया है, मतलब उसकी डोमेन अब रिस्ट्रिक्ट हो गई। अब इसी चीज़ में मुझे देखना, तो ऐसा है, देखो ये है मेरे सारे फंक्शन का डोमेन, ठीक। इसके अंदर है एक कंटिन्यूस फंक्शन का डोमेन, ठीक। इसके अंदर कहीं छोटे से डोमेन में डिफरेंशिएबल फंक्शन है, क्योंकि जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो कंटिन्यूस होते हैं, और ये कंटिन्यूस फंक्शन का डोमेन है, ये सारे फंक्शंस का डोमेन है, ठीक। अब देखो, मतलब अगर फंक्शन अकेला है तो वो इतने बड़े पोर्शन में आता है, बट अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए मतलब अब वो डोमेन पूरा रिस्ट्रिक्ट हो गया। अब ये जो अंदर चीज़ है वो और पावरफुल है, क्योंकि इसके पास ये कंडीशन है कि ये डिफरेंशिएबल भी है। अब डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जाना और अच्छा होता है, सिर्फ देख लिया जाता है क्या, कि f(x) इज इंक्रीजिंग इफ f डैश, क्योंकि अब f डैश एग्जिस्ट करेगा, f डैश इज ग्रेटर देन 0 एंड f(x) इज डिक्रीजिंग इक्वल टू b, एंड f(x) इज decreasing if condition f dash is less than or equal to 0। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे कि ये कंडीशन देख रहे थे कि f(x) जो होना चाहिए वो f(y) से बड़ा होना चाहिए if x इज ग्रेटर देन y। अभी तक हम ये देख रहे थे, बट अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होने लगा तो हमको ये सब देखने की जरूरत नहीं, सीधा देखो कि f डैश x क्या इंक्रीजिंग है, वहाँ पे जहाँ जहाँ इंक्रीजिंग है वहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल, वहाँ फंक्शन जहाँ फंक्शन या जहाँ ग्रेटर देन 0 है वहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल। और यहीं पे यूज़ आएगा वेवी कर्व मेथड का, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी फंक्शन को ग्रेटर देन 0 दिखाने के लिए हम लोग वेवी कर्व मेथड का यूज़ कर सकते हैं, नॉट किसी भी फंक्शन, पॉलीनोमियल फंक्शन को। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन उठाएंगे, उसको डिफरेंशिएबल करेंगे, अगर वो पॉलीनोमियल फंक्शन आ गया तो उसको ग्रेटर देन और या लेस देन 0 दिखाने के लिए वेवी कर्व मेथड यूज़ कर लेंगे। मुझे वो डोमेन पता चल जाएगा कि किन किन बीच में f डैश x जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और उन्हीं डोमेन में फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्लियर? ओके। इसी के बाद एक नई डिफिनेशन आती है इसी में, कि फंक्शन इज सेड टू बी strictly increasing if f dash x is, या अभी नहीं, f dash x नहीं, if f(x) is strictly greater than fy if कंडीशन है x is greater than y, एंड इसी को अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए देन क्या हो जाता है, f dash x is strictly greater than 0 provided कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, Similarly, f is said to be strictly decreasing if कंडीशन है कि f(x) is less than fy अगर x is greater than y हो। बस यहाँ पे इक्वलिटी खत्म हो जा रही है, इक्वलिटी नहीं लगेगी। अगर x ग्रेटर देन y है तो f(x) को स्ट्रिक्टली लेस होना चाहिए fy से, और फिर से वही कंडीशन कि f डैश x जो होना चाहिए वो लेस देन 0 होना चाहिए अगर f इज डिफरेंशिएबल, क्लियर? तो अगर मैं इसी में पूछूं क्या कांस्टेंट फंक्शन जो था वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था, नहीं, क्योंकि मैं जब x लेट से मैंने 5 लिया है और y लिया है 2,
तो मुझे एफ एक्स भी वही सी मिलता है और एफ वाई भी सी मिलता है। तो मैंने यहाँ क्या लिया है 5 और 2, मतलब x को y से बड़ा लिया है, इवन दो मुझे एफ एक्स ग्रेटर नहीं मिला है। इसका मतलब जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो ना ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, दे आर जस्ट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन बोथ। ठीक, ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि क्या एसजीएन फंक्शन या क्या GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, नो। या एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यस, क्योंकि हम जरा सा भी आगे लेंगे तो तुरंत एफ एक्स एफ वाई बढ़ जाएगा। समझ रहे हो ना? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या है ये, तो मैं अगर जरा सा भी ये अगर मैं y उठाऊँ ना, उसके जस्ट बगल में अगर मैंने x उठाया है तो तुरंत ये फोर्स उठा के आगे बढ़ा देगा इसको, मतलब ये और इसके जस्ट आगे आके इसके जस्ट ऐसा बना देगा। मतलब हल्का सा जस्ट मैंने बगल में इसको अगर लिया है, मतलब एक y लिया है, अगला y प्लस एच लिया है, और y यहाँ होगा, y प्लस एच इसके जस्ट बगल में होगा, इवन दो एफ वाई प्लस एच जो होगा वो बड़ा हो जाएगा एफ वाई से। क्लियर बात? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक, तो इसमें कंडीशन ही लग जाती है कि जो इक्वलिटी है वो खत्म हो जाती है। जैसे उसमें हमने पढ़ा कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ वाई, बट यहाँ पे इक्वलिटी हट जाती है, सिर्फ एफ एक्स इज ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एफ वाई होना चाहिए। ठीक, इसीलिए इनको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो अभी तक हमने ये सारी चीज़ जान ली, वेवी कर्व जान लिया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन जान लिया, और क्या बोलते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब उसमें क्या कंडीशन लगा सकते हैं वो जान लिया। ठीक, क्यों हमने फंक्शन डिफरेंशिएबल जाना, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा फंक्शन दिया है gx/h टाइप का एफ एक्स, तो अगर पॉलिनोमियल फंक्शन हम जानते हैं हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होते हैं, तो इनका डिवाइड भी हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, प्रोवाइडेड कि एच एक्स जीरो ना होने पाए। जहाँ जहाँ एच एक्स जीरो होगा वहाँ हम कुछ नहीं कह सकते, वहाँ हम कुछ नहीं कह सकते, बाकी सारे पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो इनके लिए हम लोग एफ डैश एक्स आसानी से निकाल सकते हैं, और एक बार एफ डैश एक्स आ गया तो हम लोग ग्रेटर देन या लेस देन जीरो लगा के और वेवी कर्व लगा के हम लोग वो एक्स पता कर सकते हैं कि एक्स कहाँ से कहाँ बीच में आना चाहिए ताकि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। इसीलिए वेवी कर्व पॉलिनोमियल में बड़ी इंपॉर्टेंस है और लग पाती है, क्योंकि gx/h टाइप के फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं। क्लियर है? सो करते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा आपको समझ आएगा कि वेवी कर्व मेथड हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। ओके, चलिए जी, चलिए पहले ऑप्शन तो अभी मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं जस्ट वेवी कर्व मेथड कैसे यूज़ करते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। ओके, तो सब हम कैसे जानते थे वेवी कर्व मेथड के, एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो टाइप का लिखा हो तब, तो इसका मतलब पहले 1/2 को इधर भेजना पड़ेगा, तभी लेस देन इक्वल टू टाइप का बनेगा वो। ठीक, तो सबसे पहले क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x 12 माइनस 1/2, दिस इज ग्रेटर देन 0। 2 ले लिया ये दिस इंटू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12, दिस इज गोइंग टू बी एलसीएम, तो क्या बन जाएगा, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10 माइनस इधर आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 इज ग्रेटर देन 0। ठीक, 2x स्क्वायर कैंसिल, ऊपर क्या बना माइनस का 9x एंड माइनस 2, डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ तक बात समझ आती है? ठीक है, सो हाँ, अब हमको क्या पता करना था, रूट पता करने होते। तो अगर ऊपर न्यूमरेटर में देखूँ, न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, ठीक, तो न्यूमरेटर में रूट क्या हो जाएगा, तो न्यूमरेटर को अगर मैं इक्वल रख दूँ 0 के, क्या मिलेगा, माइनस का 9x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2/9 विद माइनस साइन। ये बात समझ आती है? डिनोमिनेटर अगर रख दो 0 के इक्वल, डिनोमिनेटर इज इक्वल 0 के 2 टाइम्स 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 इक्वल्स 0, तो ये बन जाएगा 2/12 8 माइनस 5, नो नॉट पॉसिबल। इसका मतलब इसका वो चेक कर लेते हैं। अब देखो पिछली बार बन गया था, पिछली बार मुझे रूट्स मिले थे, इस बार ये चीज़ पॉजिटिव है तो नेगेटिव होने वाली होगा, तो इसके लिए क्या हम लोग रूट चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट कर लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या आ जाएगा 25 माइनस 24 एंड 24 4 ज़ा मतलब 24 2 ज़ा 48 एंड 96 विच इज़ नेगेटिव, लाइक रूट के अंदर सब नेगेटिव क्वांटिटी, इसका मतलब इमेजिनरी रूट, इसका मतलब इमेजिनरी रूट, मतलब यहाँ से मुझे कोई रूट नहीं मिलेगा, तो दिस शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव,
ये हमेशा पॉजिटिव होगा। चेक करने का तरीका या तो पॉजिटिव हो तो या तो हमेशा निगेटिव होगा, 0 पुट कर लो। तो जब 0 पुट करोगे तो क्या आएगा 12 बाई, समझ हमें अब 0 पे अगर हमें पॉजिटिव हो गया इसका मतलब ओवरऑल पूरे रियल लाइन पे पॉजिटिव होगा, खत्म, आगे कहीं और नहीं चेक करना है। क्लियर? इसका मतलब मुझे यहाँ से सिर्फ एक रूट मिला है जो कि है माइनस का 2/9, माइनस का 2/9, माइनस का 2/9 की तरफ इधर प्लस लगा दिया, इधर लगा दिया माइनस, क्योंकि जो भी यहाँ से रूट मिला है उसकी पावर कितनी 1 है। मुझे पॉजिटिव बताना है, पॉजिटिव कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, ये वाली। इसका मतलब एक्स बिलोंग करेगा इक्वल टू, लगी नहीं है तो -2/9 से इन्फिनिटी। इस इंटरवल में ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्लियर हो गया? जो कितना आसान है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमको वो रूट ऊपर से भी न्यूमरेटर से मिला था, डिनोमिनेटर से मिला था। यहाँ पे डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव हुआ है, इसका मतलब इसका कोई इफेक्ट आएगा नहीं। मुझे बस न्यूमरेटर देखना है, न्यूमरेटर कहाँ पे पॉजिटिव होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए सो पहला क्वेश्चन इसमें तो अभी मैं बेबी कर्व का यूज़ करना बता रहा हूँ। अभी मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बता रहा हूँ। बस जैसे मैंने एक फंक्शन ले लिया इधर, या ऐसे बोल लूँ कि एक रैशनल फंक्शन ले लिया ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल, एंड उसको ग्रेटर देन 1/2 दिया है। अब मैं वो एक्स निकालूंगा जिसके लिए ग्रेटर देन 1/2 होता है। क्लियर है? अभी मैं कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बेबी कर्व मेथड का कैसे यूज़ करना है वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। ओके, तो बेबी कर्व में हमने क्या पढ़ा था, कुछ fx/gx टाइप का हो, अब इसको ग्रेटर देन या इसको लेस देन 0 दिखाना हो, तब हम जानते हैं कि हमको क्या करना होता है, वो 4 स्टेप फॉलो करने होते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे ये इक्वल टू 0 टाइप का बनाना पड़ेगा इधर जो RHS में। क्लियर? तो इसका मतलब 1/2 को मुझे उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 1/2 को जब शिफ्ट करूँगा तो क्या मिलेगा, x² - 2x + 5 अपॉन 3x² - 2x - 5 - 1/2 इज ग्रेटर देन 0। करेक्ट? दिस इम्प्लाइज यहाँ पे मैंने ले लिया एल्सियम 2 टाइम्स 3x² - 2x - 5, ये आ गया 2x² माइनस का 4x प्लस का 10 माइनस 3x² प्लस का 2x एंड प्लस का 5, ठीक, इज ग्रेटर देन 0। क्लियर? ओके, दिस इम्प्लाइज, इसको जरा काट पीट डाला सब तो क्या मिला, माइनस का x², ठीक है, एंड माइनस का 2x एंड प्लस का 15, करेक्ट, अपॉन 2 टाइम्स 3x² माइनस का 2x माइनस का 5 इज ग्रेटर देन 0। अब जरा जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर वो मुझे पॉलिनोमियल टाइप मिल गया। हम लोग क्या करते थे, उसके रूट निकालते थे। ठीक, ध्यान सुनना, मैं क्यों क्वेश्चन करके बता रहा हूँ ताकि आपको एक चीज़ समझ आएगी कि हाँ कब कैसे यूज़ करना है। ठीक, ओके, जरा रूट निकालो। पहला न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0 रख दिया, मतलब माइनस का x² माइनस का 2x प्लस का 15 इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉमन कर दिया, x² प्लस का 2x माइनस का 15 इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन कर दिया तो x² प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 5x माइनस का 3x माइनस का 15 इज इक्वल, ये बहुत ईजी चीज़ है, अरे नहीं है क्या, माइनस का यहाँ से x प्लस 5 कॉमन आएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 3, ये चीज़ समझ आती है। ओके, तो मैं इसको लिख लूँ माइनस का टाइम्स x प्लस 5 इंटू x माइनस 3 अपॉन 2 टाइम्स 3x², अब डिनोमिनेटर को 0 रख दिया तो दिस इम्प्लाइज 3x² माइनस का 2x, हाँ ठीक, कोई नहीं, मैं 2 अलग ही रखूँगा, 3x² माइनस का 2x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरे पास 3x² एंड 15, मतलब माइनस का 5x या माइनस का 3x कर दो इधर ताकि 3 कॉमन हो जाए, ठीक, माइनस का प्लस का 3x माइनस का 5x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। देखो वही चीज़ लिखी हुई है, 2x को मैंने लिख लिया 3x माइनस 5x, 3x यहाँ से कॉमन तो अंदर बचा x प्लस 1, यहाँ से माइनस 5 कॉमन अंदर बचा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 5 एक ब्रैकेट में और x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में, ठीक, तो इधर आ गया 3x माइनस 5 इंटू x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। ध्यान से सुनते रहना अभी। अच्छा, अब मुझे सब कुछ मिलके तैयार, अब मैं क्या करूँगा, रूट निकाल लूँगा एंड देन प्लस माइनस लगाते चलूँगा। अभी नहीं, जब तक सारे x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव ना हो जाए तब तक कुछ नहीं करना है। ठीक, तो पॉजिटिव क्या, क्यों, अभी देखो इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली चीज़ पॉजिटिव है, ये वाली चीज़ पॉजिटिव है, लेकिन बाहर जो लगा हुआ है नेगेटिव लगा हुआ है, इसको मैं उधर भेजूँगा सबसे पहले, इसीलिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ें एक चीज़ें मैंने शायद कहीं मिस कर दी हो, इस वजह से मैं यहाँ एक चीज़ बता रहा हूँ कि माइनस सबसे पहले वो सारी चीज़ें भेज देंगे उधर जो x को निगेटिव बना रही हैं। ठीक, तो जब निगेटिव इधर भेजूंगा, इसको मैं हटा दूँ, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, जैसे लिखा हुआ है कि x इज ग्रेटर देन -x इज ग्रेटर देन 3, ठीक,
माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 3। इसका सेम मतलब होता है कि x इज लेस देन -3। जब भी x को उधर भेजते हैं, जैसे ऐसे x बताओ, ऐसे, या इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऐसे x बताओ जिनका माइनस करने पे 3 से बड़ा होता हो, तो क्या आप बताओगे 2? इज इट ट्रू? क्या आप बताओगे? इसका मतलब ऐसा समझो ध्यान से उसको, पहले इसको समझो। चलो x की वैल्यूज बताओ, पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आप बताओगे मुझे यहाँ पे। तो x अगर आप बोल रहे हो कि 1, तो मैं कहूँगा क्या ये चीज़ ट्रू है? गलत। अगर x आप बोलोगे लेट्स से 5, तो क्या ये चीज़ ट्रू है? रॉन्ग। इसका मतलब x अगर आप बोलो तो -2, तो मैं बोलूँगा माइनस टाइम्स -2 इज ग्रेटर देन 3, तो ये आएगा 2 इज ग्रेटर देन 3, रॉन्ग। अगर आप बोलोगे x इज इक्वल टू -4, तो मैं बोलूँगा कि माइनस टाइम्स -4 इज ग्रेटर देन 3, 4 इज ग्रेटर देन 3, इसका मतलब ट्रू। मतलब x जो है, अगर आप ऐसे सोचो कि इसका मतलब ये है x इज ग्रेटर देन -3, तो नो, क्योंकि -3 यहाँ है, -3 के पहले -2 -1 ये सब मैंने रख के देखे, बट ये चीज़ें ट्रू नहीं हो रही हैं, ये चीज़ ट्रू नहीं हो रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल है ही नहीं। अब देखो, इसी को मैं ऐसे लिखता हूँ, जब भी निगेटिव साइन जाता है तो इनइक्वालिटी पलट देता है तुरंत, -3। अब देखो x जो होना चाहिए वो हमेशा 3 से -3 से छोटा होना चाहिए, मतलब ये डायरेक्शन। अब इधर कोई भी पॉइंट ले लो, -3, -4, -5, -6, ये सारी इस कंडीशन को होल्ड करेंगे। क्या -x इज ग्रेटर देन 3, x इज इक्वल टू -6 होल्ड करेगा? तो यस, माइनस टाइम्स -6 इज ग्रेटर देन 3, इज इट ट्रू? या क्या x इज इक्वल टू -3.5 होल्ड करेगा? तो यस, होल्ड करेगा, बिकॉज दिस माइनस टाइम्स और -3.5 इज ग्रेटर देन 3, दिस इज ऑल्सो ट्रू। समझ आ रही बात? इसका मतलब जब भी माइनस उधर जाता है तो इनइक्वालिटी अपने आप बदल देता है, ग्रेटर को स्मॉलर बना देता है, स्मॉलर को ग्रेटर बना देता है। ठीक, यहाँ पे इक्वल टू लगा रहे तो यहाँ पे इक्वल टू ऐसा हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, इनइक्वालिटी बदल जाएगी। इनइक्वालिटी बदलेगी तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा मेरा, यह आ जाएगा x + 5 x - 3 अपॉन 2 भी उधर भेज दो, 2 भी उधर भेज दो, बिकॉज 2 जाके 0 बना देगा, इज लेस देन 0। 2 उधर भेजा, 0 हो गया, -1 उधर भेजा, तो वो चीज़ इनइक्वालिटी बदल गई और 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन गया। ये चीज़ क्लियर है? ओके, अब आ जाते हैं बी करते हैं। तो एक लाइन बनाई, सबसे पहले नंबर लाइन, क्या क्या पॉइंट्स मिले हैं, x इज इक्वल टू न्यूमरेटर रखूँ तो -5 और 3, डिनोमिनेटर पे x इज इक्वल टू 5/3 और -1। चलो, सबसे पहला सबसे छोटा कौन है, माइनस का 5, उससे बड़ा माइनस का 1, उससे बड़ा 5/3, क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, फिर 3। पहला प्लस लगा दिया यहाँ अपने आप, कुछ बिना सोचे। कहाँ से मिला है, न्यूमरेटर के सेकंड टर्म से मिला। सेकंड टर्म पावर 1 है तो अगले पे साइन बदल जाएगा। 5/3 कहाँ मिला है, डिनोमिनेटर के फर्स्ट टर्म से मिला है। अरे डिनोमिनेटर के फर्स्ट टर्म से मिला है, पावर कितनी है 1, इसका मतलब फिर से साइन बदल जाएगा, तो इस बार प्लस लग गया। -1 कहाँ से मिला है, डिनोमिनेटर के सेकंड टर्म से मिला है। ठीक, पावर कितनी है 1, इसका मतलब इस बार हो जाएगा माइनस। ये चीज़ समझ आ रही है ना? फिर -5 कहाँ से मिला है, न्यूमरेटर के फर्स्ट टर्म से, पावर कितनी है 1, साइन बदल जाएगा। अब मुझे कौन कौन से चेक करना है जिनमें निगेटिव हो रहा हो, तो पहला ये ज़्यादा बड़ा बन गया, पहला ये, दूसरा निगेटिव चाहिए, ये कहीं इक्वलिटी लगी नहीं है तो दोनों तरफ ओपन रहेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -5 to -1 यूनियन 5/3 to 3, खत्म। ठीक, सबसे पहले क्या किया, मैंने एक्सप्रेशन सॉल्व किया, क्योंकि मुझे ग्रेटर देन दे रखा था 1/2 के, तो मैंने सबसे पहले एक एक्सप्रेशन सॉल्व किया। एक्सप्रेशन सॉल्व करने के बाद मुझे यहाँ तक मैं पहुँच गया, ये वाला। फिर यहाँ से मैंने फैक्टर निकाल दिए, वो फैक्टर आ गया मेरे पास ये, ठीक, ये वाले, ये फैक्टर आ गया, ये फैक्टर आ गया। देखा माइनस साइन है अलग से, तो सबसे पहले माइनस को उधर भेज दिया, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि सारे साइन यहाँ पे एक्स के जो होने चाहिए वो पॉजिटिव होने चाहिए। क्लियर? तो मैंने माइनस साइन जब उधर भेजा तो वो इनइक्वालिटी बदल गई। इनइक्वालिटी बदलने के बाद अब मेरे पास सारे पॉजिटिव साइन है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव के साथ है, ये भी पॉजिटिव के साथ है। क्लियर? अब मैं क्या करूँगा, ओके, प्लस माइनस लगा दिया और देख लिया निगेटिव हमको चाहिए तो निगेटिव लगा दिया, निगेटिव देख लिया, -5 से -1 यूनियन 5 से 3 के बीच में आ रहा है। ठीक, सब में ओपन ब्रैकेट रखा क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं है। अगर और यहीं पे अगर इक्वलिटी लग जाती, सपोज ऐसा करके हो जाता, तो मैं इन पॉइंट्स पे जहाँ पे न्यूमरेटर 0 हो रहा है, न्यूमरेटर कहाँ 0 हो गया, x इज इक्वल टू -5 और 3, इन पे ये लगा देता है, x इज इक्वल टू -5 क्लोज्ड और 3, ऐसे इन दो पॉइंट्स पे ना लगाता, -1 और -5/3 पे ना लगाता, बिकॉज ये डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 रखने पे मिले। मुझे डिनोमिनेटर 0 नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक्सप्रेशन f/g जो लिखा हुआ है वो 0 कब हो सकता है, जब f 0 हो जाए, और f 0 कब होगा, जब उनमें जो रूट्स हैं x इज इक्वल टू -5 हो जाए या x इज इक्वल टू 3 हो जाए। इसलिए मैं उन एक्सप्रेशन उन पॉइंट्स पे क्लोज लगाऊंगा जहाँ से मुझे न्यूमरेटर 0 मिल जाएगा। प्लीज़ ये बात ध्यान देना बहुत ज़्यादा, सब पे ना क्लोज लगा के चले जाना, सब पे क्लोज फंक्शन नहीं होगा, ठीक है? तो उन पॉइंट्स पे सिर्फ क्लोज लगाना जिन पे तुमको डिनोमिनेटर 0 मिल रहा है। क्लियर? ओके, समझ आई ना बात?
मतलब कब जीरो वो लगाएंगे, क्या बोलते हैं, क्लोज्ड। अभी इसको हटा देता हूँ बिकॉज दिस इज ओके, बट यहाँ पे लेस देन से दिया है, इस वजह से हम लोग कहीं भी क्लोज नहीं कराएंगे। ओके ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। इस बारी इक्वलिटी लगी, इक्वलिटी लगी, इसका मतलब जो आंसर आएगा उसमें सब में अगर इन्फिनिटी नहीं होगा, क्लोज्ड बन रहा है, तो सब में क्लोज्ड ब्रैकेट लगेगा। ठीक, सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको 1/2 को इधर लेके आते हैं, माइनस का 2/3। अब ऑन में क्या है इसके, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12 इज लेस देन और इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, नीचे क्या हो गया, एलसीएम 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 12 एंड ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 21 माइनस इधर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 24 इज लेस देन और इक्वल टू 0। बोलो हाँ, अरे बोलो। ठीक, ऊपर सॉल्व कर लें, दिस इम्प्लाइज ऊपर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर एंड प्लस का 2x एंड माइनस का 3 अपॉन नीचे 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ऊपर के एक्सप्रेशन न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, ये मैं अगली बार से जल्दी थोड़ा करूँगा, आपको डायरेक्ट ये लिख के बताऊँगा, ये वाला टर्म जो फाइनल होता है, x माइनस एक्स प्लस 3 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ऊपर आ गया मेरे पास x प्लस 3, आप कर सकते हो, बहुत आसान है, इस वजह से मैं वो चीज़ें अगला एक एक स्टेप में बताऊँगा। 3 टाइम्स इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर और 4 3 7 एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 3, ठीक, लेस देन 0। ये मैंने किया है जब डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 रखा है तो मुझे मिला है एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, ओके, 3 को उधर भेज दिया तो कोई पॉजिटिव चीज़ जा रही है तो इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होगा, तो 3 खत्म हो गया यहाँ से। क्लियर, ओके। अब आते हैं वीबी कर्व पे, अब आते हैं वेबी कर्व पे, बिकॉज अब सिर्फ नंबर लाइन बनानी है क्योंकि एक्स के सारे टर्म्स जो है वो पॉजिटिव है, मतलब कोई भी है पॉजिटिव है। तो ये मैंने सबसे पहले एक नंबर लाइन बना दी। न्यूमरेटर को रखा 0 तो आया एक्स इज इक्वल टू -3 और 1। डिनोमिनेटर को 0 रखा तो आया 4 और 3। सबसे छोटा क्वांटिटी कौन है, माइनस का 3, उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4 के आगे लगा दिया प्लस, अरे बोलो हाँ, प्लस 4 कहाँ से आया है, सेकेंड टर्म डिनोमिनेटर के फर्स्ट टर्म से, जिसकी पावर कितनी है, पॉजिटिव मतलब 1, तो टर्म चेंज या साइन चेंज। 3 कहाँ से आया है, डिनोमिनेटर के सेकंड टर्म से, सेकंड टर्म में पावर 1, इसका मतलब फिर से चेंज। 1 कहाँ से आया है, न्यूमरेटर के सेकंड टर्म से, न्यूमरेटर के सेकंड टर्म में पावर कितनी है, 1, ये पावर होती है, वहाँ पे 1 है, ठीक, साइन चेंज। फिर ऐसे ही -3 आया है न्यूमरेटर के फर्स्ट टर्म से, पावर फिर से कितनी है, 1, तो साइन चेंज। मुझे क्या चाहिए, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, ये तो क्या मिल जाएगा मुझे, x बिलोंग्स टू, सबसे पहले तो मुझे नेगेटिव चाहिए, तो -3 1 और 3 यूनियन 3 और 4। अब देख लो इक्वलिटी भी लगी, इक्वलिटी लगी है, इसका मतलब क्लोज लगेगा, कहाँ कहाँ लगेगा, जहाँ न्यूमरेटर 0 मिला है, -3 और 1 पे, तो -3 का हटाओ और 1 कहाँ है, यही है, ठीक, तो -3 पे दिस, 1 पे दिस, यूनियन 3 और 4 हो गया क्लियर। क्योंकि इक्वलिटी लगी तो न्यूमरेटर देख लो कहाँ 0 हो रहा है, वहाँ पे क्लोज लगा दो, बाकी सारे ओपन रहेंगे। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन। अब आते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे ना, तो मुझे फंक्शन दे रखा है, लेट्स से f(x) इज इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोल रहे हैं कि वो x बताओ जिनके लिए फंक्शन डिक्रीजिंग होगा और वो x बताओ जिनके लिए फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, ठीक। अच्छा, ऊपर पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, ठीक, और अगर नीचे वाले पॉलिनोमियल को मैं 0 रखता हूँ तो वो कोई भी x ऐसा मिलेगा नहीं, बिकॉज x की वैल्यू आएगी आयोटा, इमेजिनरी पार्ट, मतलब कोई ऐसा x है नहीं जिसके लिए डिनोमिनेटर वाला पॉलिनोमियल 0 हो रहा हो। इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन होगा, ये वाला जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल होगा एवरी पॉइंट पे फॉर ऑल x, रियल नंबर के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल। रीजन समझ आया, क्योंकि ऊपर पॉलिनोमियल है वो डिफरेंशिएबल, नीचे पॉलिनोमियल है वो डिफरेंशिएबल। अब प्रॉब्लम f/g की कहाँ होती है, जहाँ पे g 0 होने लगता है। अब मैंने देख लिया कि जो डिनोमिनेटर है स्क्वायर प्लस 1 कभी 0 हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब हर एक x के लिए ये चीज़ डिफरेंशिएबल है। क्लियर, अगर डिफरेंशिएबल है तो मैं जानता हूँ कि मैं डिफरेंशिएट करके फिर निकालूंगा कि क्या बोलते हैं f'(x) को देखूंगा कि वो पॉजिटिव कहाँ है, जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ पे इंक्रीजिंग, जहाँ निगेटिव होगा वहाँ पे डिक्रीजिंग। अरे बोलो बात समझ नहीं आती है, समझ आती है। चलिए जी, तो सबसे पहले कर दिया
डिफरेंशिएट में आप बहुत तेज हो, आप जानते हो इसमें क्या मेथड लगने वाला है। गुड बॉय, डी डी एक्स ऑफ डिवीजन रूल, एक्स स्क्वायर प्लस वन, चला करो डिवीजन रूल में एक बड़ी सी रेखा खींची, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि जी का स्क्वायर होता है, फिर जी रोकते हैं, जी को रोक डाला, एफ जो होता है उसका कर दिया तो 1 हो गया, माइनस एक्स को एफ को रोका, जी जो था उसको कर दिया तो 2x आ गया, प्लस का 0। ये चीज़ समझिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन का, ये अब डिफ्रेंसिएशन करने लगे आप लोग अच्छे से। अब नहीं बताऊंगा कि बेटा ये ऐसे आया है, ठीक, अब जानते हो आप लोग अच्छे से कि कैसे कैसे हो रहा है। और पॉलिनोमियल के तो अच्छे से ही जानते हो। दिस ये कितना बन गया मेरे पास, ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। अब मेरा काम क्या है, ये आ गया एफ डैश। अब मुझे एफ डैश एक्स को ऐसा सोचो ये जी एक्स लिखा हुआ है, अब मुझे देखना है कि जी एक्स पॉजिटिव कब होगा, जी एक्स निगेटिव कब होगा, खत्म। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ जी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। चलो सबसे पहले न्यूमरेटर को 0 रख दिया, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0, तो क्या मिला 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। एक्स के टर्म पॉजिटिव चाहिए तो मैं इसको बाहर कर दिया, मैंने लिख लिया एक्स माइनस वन, और इसको पलट के लिख लिया एक्स प्लस वन। ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई? अरे देखो क्या हुआ है, इस टर्म को तो ये तो समझ आया ना, एक्स प्लस वन को 1 प्लस एक्स भी लिख सकते हो, अरे ऐसे पलट देते हैं 1 प्लस एक्स, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, ठीक। इसमें माइनस कॉमन ले लिया है, इस टर्म में माइनस कॉमन लिया तो अंदर से ये वाला माइनस बन जाएगा, ये वाला वापस से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या बन जाएगा, माइनस का एक्स प्लस का 1, तो वही लिखा हुआ है जो ऊपर लिखा था। क्लियर ना? ओके, तो ये चीज़ हो गई दिस वन। अब इसको क्यों करा है ये चीज़ समझ आई, क्योंकि मुझे एक्स के सारे कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए थे, पॉजिटिव, इस वजह से मैंने ऐसा करा है, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान देते रहना क्यों कर रहा हूँ। तो ये लिख लिया मैंने एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन अपॉन, जरा इसको 0 के इक्वल रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब दिस इज इक्वल 0, तो यहाँ से एक्स मिला आयोटा, तो इसका मतलब यहाँ से मुझे कोई रूट नहीं मिलेगा, इसको मैं एक्सप्रेशन के फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ, तो इसको मैंने एज इट इज रख दिया। और मैं जान गया हूँ ये जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन खुद में पॉजिटिव होगा, बिकॉज एक्स का स्क्वायर है, समथिंग का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव में कुछ ऐड हुआ है तो इसका मतलब ओवरऑल चीज़ फिर से पॉजिटिव रहेगी, ठीक। ओके, अब मुझे देखना है कि जी एक्स इंक्रीजिंग के लिए क्या देखना है, जी एक्स जो कि किसके इक्वल है, एफ डैश एक्स के इक्वल है, वो पॉजिटिव कब होता है, ठीक। इक्वलिटी पे लगा बिकॉज इंक्रीजिंग देखना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं देखना है। स्ट्रिक्टली देखिए जितने भी क्लोज ब्रैकेट आएंगे वो हम ओपन कर देंगे, बस इतनी सी बात होगी, ठीक है। तो इसकी एक्सप्रेशन क्या बना, दिस एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले जानते हैं माइनस को उधर भेज लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में कर रहे थे, एक्स स्क्वायर, इसलिए मैंने वहाँ पे करा दिया आपको क्वेश्चन, ताकि आपको इस क्या बन जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 0, क्योंकि जब माइनस उधर जाता है तो क्या बन जाता है, इनइक्वालिटी अपने आप को घुमा के पलटती है तुरंत, ठीक। अब मुझे न्यूमरेटर से क्या मिला है, एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। डिनोमिनेटर से कुछ नहीं, एक लंबा लाइन जल्दी से ड्रॉ करी, लंबी सी, छोटा टर्म माइनस वन, बड़ा टर्म 1। 1 कहाँ से मिला है, न्यूमरेटर के फर्स्ट टर्म से, साइन क्या है, सॉरी पावर कितनी है 1, तो पॉजिटिव पलट जाएगा, ठीक। तो पॉजिटिव लगा दिया, 1 देखा कहाँ से मिला है, न्यूमरेटर के फर्स्ट टर्म से, उसकी पावर 1 है, पावर 1 है, इसका मतलब साइन बदल जाएगा। माइनस वन न्यूमरेटर के सेकंड टर्म से मिला है, उसकी पावर 1 है, तो फिर से साइन बदल जाएगा। मुझे कौन सा एक्सप्रेशन चाहिए जहाँ पे चीज़ निगेटिव हो तो मतलब ये वाली लाइन हो गई, ठीक। तो इसका मतलब एक्स बिलोंग कर गया -1 से 1। क्लोज क्यों लगाया है, क्योंकि इक्वलिटी लगी हुई है, ये देखो इस वजह से क्लोज लगा है, ठीक। ये ऐसा एक्स है जहाँ पे मुझे फंक्शन एफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग मिलेगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन -1 to 1, ठीक। अब बताओ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, बस ओपन को जितने भी क्लोज हैं उनको ओपन कर दो, खत्म, स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो गया, ठीक। ऐसे ही डिक्रीजिंग बताओ, तो डिक्रीजिंग कहाँ होगा, डिक्रीजिंग जहाँ जहाँ पे वो एक्सप्रेशन एफ डैश एक्स जो आया है वो निगेटिव होता है, और एफ डैश एक्स निगेटिव कुछ नहीं, वही यही निकल के आएगा वापस से, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, वो एक्सप्रेशन यही बन के आएगा वापस से, जो एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 रखोगे ना, वो एक्सप्रेशन यही आएगा, बस इसकी जगह क्या बोलते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, बस कि इस बार ही आएगा कुछ ऐसा, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फिर से सब सारी चीज़ वही बनेगी, इस बारी जो मेरा नंबर लाइन पे आएगा वो ये आएगा दिस, क्योंकि अब इस बारी मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो डिक्रीज कब होगा, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -∞ to -1 क्लोज्ड यूनियन 1 to ∞। समझ आई, 1 पे
अब मैं बोलूँ आपसे कि x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो देखो यहाँ पे भी 1 इंक्लूड हो रहा है, यहाँ पे भी 1 इंक्लूड हो रहा है, इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? नो। क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? नो। चलो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बता दो यहीं से जल्दी से। स्ट्रिक्टली, अरे अरे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो x बिलोंग करेगा जहाँ जहाँ क्लोज्ड है वहाँ वहाँ ओपन कर दो, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, खत्म। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है -1 पे या 1 पे? नो, ओनली डिक्रीजिंग है एंड इंक्रीजिंग है। क्लियर हो गई बात? तो हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद हम लोग देखेंगे कि वो एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव कब है निगेटिव कब है, जहाँ पे पॉजिटिव वहाँ पे इंक्रीजिंग, अदरवाइज डिक्रीजिंग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/x प्लस 7, मुझे बताना है फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ होगा डिक्रीजिंग कहाँ होगा। सबसे पहला काम मुझे देखना है कि क्या ये चीज़ डिफरेंशिएबल है। देखो 7 जो है वो डिफरेंशिएबल नंबर है, इसको मैं अलग लिखता हूँ। 3/x प्लस 7 जो है वो कांस्टेंट है तो वो डिफरेंशिएबल है। अब इस पे आना है तो 3/x के लिए जो 3 है वो डिफरेंशिएबल है, x जो है वो एक पॉलिनोमियल है वो डिफरेंशिएबल है। अब देखना है कि f/g कहाँ पे 0 होता है, तो x इज इक्वल टू 0 पॉइंट है जहाँ पे ये चीज़ डिफरेंशिएबल है, बट ओवरऑल चीज़ जो हो रही है वो डिफाइन नहीं हो रही, वो इन्फिनिटी जा रही है, वो इन्फिनिटी, क्योंकि 3/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। इसका मतलब जो ये वाला टर्म है वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट x इज इक्वल टू 0, बाकी पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल होगा। ये बात समझ आती है? बाकी पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल होगा। तो इसका मतलब ये ओवरऑल चीज़ जो बनी हुई है, मैंने क्या बताया था कि f और g दो हैं, अब इसमें ये नॉट डिफरेंशिएबल ये डिफरेंशिएबल है, तो ओवरऑल चीज़ जो होती है वो नॉट डिफरेंशिएबल होती है। क्लियर? तो इसका मतलब ये ओवरऑल चीज़ बनी हुई है, इसको मैं, हाँ, ये जो ओवरऑल चीज़ बनी हुई है ये दिस वन, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, बाकी पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल। इसका मतलब जो एफ एक्स है वो सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक, तो इसका मतलब पहले तो सारे पॉइंट्स के लिए हम लोग f डैश x निकाल सकते हैं, x को छोड़ के, 0 को छोड़। ठीक, तो फॉर x बिलोंगिंग्स टू सारा रियल नंबर माइनस मैंने 0 कर दिया, 0 पे बाद में देख लेंगे अलग से क्या होने वाला है। ठीक, तो f डैश x जरा निकालो, तो क्या मिलेगा मेरे पास, f डैश x, बताओ जरा। 3 को बाहर किया, 1/x लिखा हुआ है, 1/x का क्या बन जाएगा, माइनस का 1/x², बोलो हाँ, प्लस 7 का कितना बन जाएगा 0, मतलब कितना आ गया सिर्फ माइनस का 3/x²। अब मुझे देखना ये पॉजिटिव कब होता है और निगेटिव कब होता है, क्योंकि f डैश एक्स को ही पता करना होता है। तो f डैश एक्स इज पॉजिटिव, इसका मतलब, या इक्वल टू भी लगा लो, इसका मतलब कि 3/x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऊपर पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, 3 लिखा हुआ है। ठीक, ऊपर पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले तो माइनस उधर भेजो, बिकॉज मैं -1 भेजना नहीं चाहता। तो 3/x², ये क्या बन गया नीचे, लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक, न्यूमरेटर कितना है, न्यूमरेटर है मेरे पास 3, उसको 0 पुट किया, वहाँ से कुछ नहीं मिला, नॉट पॉसिबल। ठीक, क्योंकि हम लोग एक्सप्रेशन निकालते हैं सबसे पहले, याद है ना कि न्यूमरेटर रखेंगे तो एक्सप्रेशन कैसे आएगा, डिनोमिनेटर क्या है x², इसको 0 के इक्वल रख दिया तो फर्दर कुछ नहीं होगा, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वापस से, जो एक्सप्रेशन बनेगा कि 3/x² इज लेस देन इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर 0 रखा, कुछ नहीं मिला, न्यूमरेटर से कुछ नहीं मिला, डिनोमिनेटर से 0 मिला, नंबर लाइन बना ली, ये बन के नंबर लाइन, x इज इक्वल टू 0 मिला है, इधर मैंने पॉजिटिव रख दिया। ये चीज़ समझ आ रही है ना। सेम उसकी तरह सोचो जैसे पॉलिनोमियल में, अगर यहाँ पे होता 3x² या 3x कुछ ऐसे करके, x - 3/x + 4 इंटू x + 5 कैसा होता, तो मैं क्या करता, न्यूमरेटर से देखता क्या क्या मुझे x मिल रहा है, तो x इज इक्वल टू 3 मिल रहा है न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर से क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू -4 और -5, उसके नंबर लाइन प्लॉट करता। यहाँ पे न्यूमरेटर से कुछ नहीं मिला, बिकॉज 3 लिखा हुआ है, x कोई टर्म ही नहीं। डिनोमिनेटर में x² इज इक्वल टू 0 रखने पे मुझे 0 मिला। अच्छा, ये मैंने फैक्टर किया होगा, जिसके पहले पॉलिनोमियल बना होगा उसको मैंने फैक्टराइज किया होगा। यहाँ कुछ ऐसा बना ही नहीं, क्योंकि जब इसको मैंने फैक्टर किया तो वापस से वो x² इज इक्वल टू 0 ही आ गया, फर्दर कोई फैक्टर हुआ नहीं, तो इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। एक एक स्टेप वहीं से है, ये ना सोचा कुछ अलग मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, फिर यहाँ से जो भी मिला था उसको नंबर लाइन प्लॉट किया, तो यहाँ पे मैंने x इक्वल टू 0 जो था वो नंबर लाइन में प्लॉट कर दिया। फिर सब देखा कि जो सबसे लास्ट वाला होता है, जैसे यहाँ पे 3 रहा होगा लास्ट, उसके पहले पॉजिटिव लगा दूंगा, तो यहाँ सिर्फ x ही है तो इसके पहले पॉजिटिव लगा दूंगा। अब देखूंगा x कहाँ से मिला है, x कहाँ से मिला है, डिनोमिनेटर के टर्म से, डिनोमिनेटर के टर्म में x² है और 0 जो मिला है वो x से मिला है, उसकी पावर कितनी है 2 मतलब इवन मतलब साइन नहीं बदलेगा, तो ये चीज़ पॉजिटिव बनी रहेगी एज इट इज। ये चीज़ समझ आई? ओके, अब बताओ, मुझे बताना है कि ये टर्म
इसको मैं हटा दूँ सब। बताओ मुझे ये टर्म पता करना है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट होंगे जिसके लिए लेस देन जीरो होगा। बताओ निगेटिव कहाँ आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, मतलब एक्स डज नॉट एग्जिस्ट इन एक्स, ऐसे लिख सकते हो, डज नॉट एग्जिस्ट इन एक्स। ठीक, ये किस चीज़ के लिए हुआ है, ये हुआ है जब मैंने इसको ग्रेटर देन रखा था, मतलब इंक्रीजिंग देखने के लिए किया था, इंक्रीजिंग कहीं नहीं मिला है। ठीक, अब डिक्रीजिंग पे आते हैं। तो फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स को हम लोग निगेटिव रखेंगे इस बारी, एफ डैश एक्स को निगेटिव रखेंगे। तो वहाँ से क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा कि जो 3/x² है वो चीज़ पॉजिटिव आ जाएगी। देखो जो इंक्रीजिंग में मिलता है लास्ट टर्म में डिक्रीजिंग में उसी को उल्टा कर दो, इनइक्वालिटी बदल दो बस। तो वहाँ जैसे लेस देन मिला था यहाँ ग्रेटर देन मिलेगा। अब फिर से नंबर लाइन बनाओगे तो फिर यही नंबर लाइन वापस आएगी। अब मुझे देखना है कि वो वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होगा। अब मुझे मिल गया कि x बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 0 to ∞। ठीक, जीरो क्यों नहीं इंक्लूड करा है, क्योंकि इक्वल कहीं जीरो हो ही नहीं रहा है। कभी क्या इस एक्सप्रेशन को आप जीरो की इक्वल रख सकते हो। जीरो इक्वल रखने के लिए दिखेगा कि मुझे न्यूमरेटर से जो टर्म मिलेंगे वहीं से तो निकालूंगा। बताओ न्यूमरेटर के टर्म बताओ कहाँ से मिलेगा। न्यूमरेटर में 3 है, इज इक्वल टू 0 रखने पे x की कोई वैल्यू मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसका मतलब जीरो इंक्लूड नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स जो होगा वो कभी जीरो होगा ही नहीं, मतलब एफ डैश एक्स हमेशा लेस देन जीरो ही रहेगा इन कंडीशंस पे। इन कंडीशन एफ डैश एक्स कभी भी जीरो नहीं मिलेगा। इसका मतलब फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा, या ऐसे बोल सकते हो कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा इन पॉइंट्स पे, जीरो को छोड़ के। और जीरो पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है ना, तो उसमें तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखने की कोई फायदा भी नहीं है। कि कैसे पता करें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जब फंक्शन ही डिफाइन है वहाँ पे, तो क्योंकि अपॉन में एक्स आ रहा था, राइट, एक्स इक्वल 0 का फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो मुझे यहाँ से क्या मिला कि x बिलोंग्स टू -∞ to 0 यूनियन 0 to ∞। दिस इज द पॉइंट वेयर फंक्शन इज डिक्रीजिंग, एंड फॉर इंक्रीजिंग देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉइंट। क्लियर है बात। तो बहुत हो गए पॉलिनोमियल वाले। अब करते हैं थोड़ा sin x cos x जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, f(x) दे रखा है sin 3x। बोला गया कि फंक्शन बताओ -π से π के बीच में कहाँ पे इंक्रीजिंग हो, कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा। पहले तो हम ये भी देख सकते हैं कि थोड़ा छोटा कर लेते हैं इंटरवल, अदरवाइज बहुत चीज़ एक साथ बन जाएंगी। 0 से π/2 के बीच में बताओ, क्योंकि sin 3x है ना, तो 3 बहुत बार आई थिंक 6 टाइम्स इधर उधर होगा। तो एक तो पहले तो हम ग्राफ से इसका बता सकते हैं कि sin 3x का ग्राफ बना लें और बता लें कि कहाँ पे इंक्रीजिंग मतलब उठता हुआ, डिक्रीजिंग मतलब गिरता हुआ है। ठीक, एक बात। अब sin 3x का ग्राफ बनाने का मतलब क्या है, जैसे sin x का ग्राफ अगर मैं देखूँ तो sin x ग्राफ ऐसा होता है कुछ, ये होता है पाई, ये होता है पाई, यहाँ पे होता है π/2, यहाँ पे होता है 3π/2, फिर यहाँ पे 2π, ऐसे करके। अगर sin 3x का बनाना है तो इसी को सबको 3 से डिवाइड करते चले जाओ, मतलब ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ऐसे करके बनने लगेगा। मतलब ये चीज़ बन जाएगी इस बारी π/6, ये चीज़ बन जाएगी π/3, ये चीज़ बन जाएगी 3π/6 मतलब π/2। तो मतलब मुझे सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में देखना है, ये चीज़ समझ आई। मतलब सिर्फ इस इंटरवल में हम लोगों को ये चीज़ चेक करनी है। ठीक, इंटरवल में, ओके, 0 से लेके π/2 के बीच में। तो हमको दिख रहा है इंक्रीजिंग है 0 से लेके π/6, उसके बाद π/3 से π/2 तक डिक्रीजिंग है। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये चीज़, 0 से π/2 तक इंक्रीजिंग ये, और उसके बाद π/6 से π/2 तक डिक्रीजिंग, क्योंकि नीचे आ रहा है ग्राफ। एक तो बात ये हो गई, ग्राफ से तो हम देख के बता लिए। अभी तो sin 3x है, जब बड़ा टर्म थोड़ा बनेगा ना तो ऐसे ग्राफ डायरेक्ट नहीं बना पाएंगे, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं अपना f'(x), बिकॉज sin 3x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, राइट। तो वी कैन चेक यूजिंग f'(x। हम लोग पहले f'(x) कैलकुलेट करें। f'(x) क्या आएगा इसका, 3 टाइम्स cos 3x। अब मुझे cos 3x देखना है कब पॉजिटिव होता है कब निगेटिव होता है। तो f'(x) इज ग्रेटर देन 0, मतलब हम चेक करने जा रहे हैं इंक्रीजिंग के लिए। इम्प्लाइज 3 टाइम्स cos 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इम्प्लाइज cos 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। cos 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे समझो इसको, ये cos y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। cos y मतलब cos का ग्राफ कैसे बनता है, ये कुछ ऐसे करके, यहाँ पे इसका समझ रहे हो ना, ओके। तो ग्रेटर देन 0 मतलब -π/2 से π/2 माइनस है, फिर यहाँ पे 3π/2 मिलता है, 3π/2 से 5π/2, कुछ ऐसे करके, राइट। ऐसे फिर आगे तो मैं लिख सकता हूँ कि y बिलोंग्स टू क्योंकि मुझे निगेटिव लेना नहीं, तो मैं पॉजिटिव पे चलूँगा।
0 से लेके π/2, फिर यूनियन π/2 से लेके 5π/2, नॉट सॉरी, इसको मैं इधर लिखता हूँ थोड़ा साफ साफ, y बिलोंग्स टू 0 to π/2 यूनियन 3π/2 to 5π/2 यूनियन 5π/2 to 7π/2 एंड सो ऑन। ऐसे ही बढ़ता रहेगा, और अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ले लूँगा। अभी मैं डॉट 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 लगा दूँ, क्यों लगाया देखो, क्योंकि साइन वाई को वाई को मैंने 3x माना था, मतलब 3x बिलोंग्स टू दिस थिंग्स, तो x बिलोंग्स टू 0 to, सबको 3 से डिवाइड कर दिया, π/6 यूनियन, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो π/2 टू 3 से डिवाइड करेंगे तो 5π/6 यूनियन समथिंग। अब मुझे चेक करना था 0 से π/2 तक के बीच में, इसका मतलब ये वाली चीज़ बढ़ गई है, ये आ गई π/2 से ज़्यादा, तो इसका मतलब ये वाला टर्म हम लोग नहीं लेंगे, तो x बिलोंग्स टू 0 से π/6, सिर्फ इतना। इसमें क्या आया है, f डैश पॉजिटिव आया है, और 0 इंक्लूड करेंगे तो यस करेंगे इंक्लूड, बिकॉज इक्वलिटी भी दे रखी है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ भी सब जगह इंक्लूडेड होंगे ये सब चीज़ें, ठीक, दीज आर क्लोज्ड इंटरवल। These are closed interval. ठीक, ये बात समझ आई कि क्यों मैंने इसके आगे नहीं लिया है, ये वाला टर्म मैंने हटा दिया है, ये वाला टर्म मैंने हटा दिया है, बिकॉज ये सब टर्म में मुझे ये डोमेन से आगे मिल रहा था, इस डोमेन से मुझे आगे मिल रहे थे, मुझे सिर्फ 0 से π/2 के बीच में देखना था। ठीक, ओके, π/6 इंक्लूड होगा या नहीं होगा, हाँ π/6 तो इंक्लूड होगा ना, बिकॉज ये सब भी क्लोज्ड होंगे, सॉरी ये सब भी क्लोज्ड होंगे, तो π/6 भी इंक्लूड होगा, करेक्ट, बिकॉज इक्वल टू 0 भी है, इस वजह से इंक्लूड हो रहा है। ओके, ठीक, एंड π/2 भी इंक्लूड करना है, तो यूनियन π/2, ठीक, मतलब π/6 से यूनियन π/2, π/2 में फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली इंक्रीजिंग होगा इसलिए क्योंकि इक्वलिटी लग रखी है, तो यहाँ पे ऐसे टेंजेंट कुछ जिसका स्लोप 0 टाइप से बनेगा। ये मोटा मोटा समझ आ गया ना कि मैंने पहले y लिया है 3x को, y की तरह ट्रीट किया, cos y निकाला, cos y से मुझे ये यहाँ से ग्राफ देखा, मुझे ये सारे इंटरवल मिले जिन पे वो cos y पॉजिटिव होता है, y को वापस से 3x से रिप्लेस किया, x को 3 को इधर लेके आया, π/6 π/2 ये सारे टर्म बन गए, एंड देन हमने देखा कि π/2 से आगे नहीं लेना, तो π/2 रुक गए, π/2 चूँकि यहाँ पे इंक्लूड था इनिशियली तो मुझे यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ा। क्लियर। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ डिक्रीजिंग के लिए क्या बोलूँगा, f डैश x, डिक्रीजिंग के लिए f डैश x इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो अब इस बारी क्या बन जाएगा, cos 3 टाइम्स, आई थिंक 3 टाइम्स cos 3x इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो cos 3x इज लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब cos y इज लेस देन 0, तो y क्या हो गया, अब देख लो यहाँ से y बिलोंग करेगा π/2 से 3π/2 के बीच में, यूनियन 5π/2 से 7π/2 के बीच में, ठीक, ऐसे करके। अब 3y को रिप्लेस कर दें 3x से, सॉरी y को रिप्लेस कर दें 3x से, देन x की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो जाएगी, x बिलोंग कर जाएगा मेरा π/6 से, इसको 3 से डिवाइड करेंगे π/2, इसके आगे मुझे लेना नहीं है, तो बस इतना। और यही मैंने आपको इनिशियली बताया था जब मैंने ग्राफ उसका दिखाया था आपको, सी दिस, ये दिख रहा है ग्राफ कि 0 से लेके π/2 के बीच में, 0 से लेके π/6 के बीच में ये चीज़ इंक्रीजिंग होगी, तो वही चीज़ यहाँ पे आई है, 0 से लेके π/6 के बीच में ये चीज़ इंक्रीजिंग होगी। जब हम लोग इंक्रीजिंग की बात करते हैं, इक्वलिटी लगाने के लिए मैंने फिर यहाँ पे देखा कि अच्छा π/2 भी इंक्लूड होगा, जहाँ जहाँ वो चीज़ 0 बनेगी। अभी हम लोग जब मैक्सिमम में पढ़ेंगे ना, तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि π/2 इंक्लूड करना है या नहीं करना है यहाँ पे, वहाँ से, क्योंकि ये पॉइंट मैक्सिमम और मिनिमम बन रहे हैं, अभी आगे समझ आएगा वो चीज़, ठीक। ऐसे ही डिक्रीजिंग कहाँ होगा, π/3 से लेके π/6 से लेके π/2 के बीच में, तो वही चीज़ आया है यहाँ पे π/6 से लेके π/2 के बीच में। क्लियर। तो आप ग्राफ से बता सकते हो, ग्राफ नहीं बन रहा है तो आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हो। क्लियर। इसमें कहीं भी मैंने अभी बेबी कर्व यूज़ नहीं करा है। ओके, जहाँ होगा मैं आपको बताऊँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन पावर 4x कॉस रेस्ट पावर 4x। मुझे बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ होगा, डिक्रीजिंग कहाँ होगा। डिफरेंशिएबल फंक्शन दिख रहा है, ठीक। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैंने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी, ये सब चीज़ें कर पा रहा हूँ क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो रहा है, अदरवाइज मैं ना कर पाता। जो f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 रख के निकाल देता हूँ, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना बिल्कुल। तो सबसे पहले f डैश एक्स कितना आ जाएगा, 4 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स, ये चीज़ समझ आती है, माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स इंटू
साइन एक्स। ये डिफ्रेंसिएशन आई थिंक समझ आ गया होगा। 4 कॉमन लिया और क्या ले सकता हूँ, एक साइन ले सकता हूँ, एक कॉस ले सकता हूँ। अंदर बन गया साइन, ये क्या बना दिया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, जरा ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है, 2 टाइम्स 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मतलब साइन 2x, साइन 2x। ये क्या लिखा हुआ है, माइनस का कॉस 2x। नहीं बता पा रहे हो क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि नॉट दिस, क्योंकि कॉस, सिंस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, हमने इतनी बात पढ़ रखी है कि ये कॉस 2x के बराबर होता है, इसलिए वो नेगेटिव टाइम लिखा हुआ है तो माइनस का कॉस 2x लिख दिया। ठीक, देखो कितना अच्छा सब बनता चला जा रहा है। माइनस बाहर किया, अंदर बचा 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो, साइन 2x इंटू कॉस 2x को माइनस का साइन 4x। ये चीज़ समझ आई कैसे लिखा है, 2 साइन y कॉस y, इसको y की तरह ट्रीट करो थोड़ी देर के लिए। तो क्या लिखा हुआ है, 2 साइन y इंटू कॉस y। तो ये क्या बन जाता है, कॉस साइन, नॉट कॉस, 2y। अब y की जगह वापस क्या रख दिया है, 2x। तो क्या बन गया, 2 इंटू 2 4 मतलब साइन 4x। क्लियर हुई बात, अरे बोलो ना, क्लियर हुई बात। मतलब एफ डैश एक्स मेरा ये आ गया है। ठीक, अब मुझे देखना है कि मेरा एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग कब होगा, मतलब पॉजिटिव कब होगा तो इंक्रीजिंग हो जाएगा फंक्शन, और निगेटिव कब होगा तब डिक्रीजिंग हो जाएगा फंक्शन। इसका मतलब है कि माइनस का साइन 4x पॉजिटिव कब होगा, इसका मतलब है कि साइन 4x निगेटिव कब होगा। ये चीज़ बात समझ आती है, क्योंकि मैंने माइनस भेजा तो इनइक्वालिटी तुरंत घूम के पलट गई। अब साइन 4x ग्राफ बना ले, और लेट्स से मुझे फिर से वही अपना 0 से π/2 के बीच में ही चेक करना है, क्योंकि ऐसे तो बहुत बड़े इंटरवल बन जाएंगे ना, बिकॉज साइन एक्स और कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा पीरियोडिक होता है, तो अपने आप को रिपीट करते चलते हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे टर्म आ जाएंगे। ओके, तो साइन एक्स का पहले ग्राफ, होप सो इट्स विजिबल टू यू, नॉट कम्प्लीटली बट जितना चाहिए उतना। निगेटिव नहीं बना रहा हूँ बिकॉज मुझे 0 से π/2 में चेक करना है। अच्छा, साइन 4x का बना रहा हूँ तो पहले मैं बनाता हूँ 0 पाई 2π। ठीक, अब सबको 4 से डिवाइड कर देता हूँ। कभी भी ऐसे देखो कि साइन mx आए, अगर साइन mx आए तो पहले साइन x का ग्राफ बना लो, उसके बाद m से डिवाइड कर दो सबको, मतलब जैसे 4 से डिवाइड कर दिया तो 4 से डिवाइड करूँगा, 4 से डिवाइड करूँगा तो ये साइन, ये बन जाएगा क्या, π/2 एक्चुअली। ठीक, π/2। ओके, यहाँ जो रहा होगा ये पॉइंट π/2, और जब डिवाइड हुआ तो π/8 आ गया। ठीक, यहाँ पे 3π/2 और डिवाइड हुआ तो 3π/8 आ गया। ठीक, और π/2 मतलब इसके आगे मुझे ग्राफ नहीं देखना है, तो मैं इसके आगे फिर नहीं बनाऊंगा। तो ये तो इसको मैं हटा के π/2 लिख देता हूँ इसकी जगह, ताकि समझ आए चीज़ें। ठीक, ये बन गया मेरे पास पॉइंट π/2। क्लियर है, ओके। अब बताओ किन किन पॉइंट्स पे साइन 4x निगेटिव है, कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे दिख रहे हैं, या कौन से इंटरवल ऐसे दिख रहे हैं जिन पे साइन 4x निगेटिव बन रहा है, π/4 से लेके π/2 के बीच में। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू व्हाट यू कैन से π/2, π/4 टू π/2, एंड इंक्लूड और एक्सक्लूड, इंक्लूड बिकॉज इक्वलिटी दे रखी है, तो हियर इट इज ऑल्सो इंक्लूड। तो ये पॉइंट हुए जहाँ पे फंक्शन जो वो लिखा हुआ था साइन 4x प्लस कॉस साइन रेस्ट पावर 4x प्लस कॉस रेस्ट पावर 4x वो इंक्रीजिंग होगा। ठीक, ऐसे ही डिक्रीजिंग कब होगा, तो fx इज डिक्रीजिंग इन, सेम चीज आएगी, बस यहाँ पे पॉजिटिव बन जाए, मतलब अब मुझे पॉजिटिव देखना है तो डिक्रीज होने के लिए पॉजिटिव। अब देखो सब इधर उधर आ रहा है, कंफ्यूज मत करना। मैं एफ डैश एक्स पॉजिटिव लेके चला हूँ, मुझे मिला साइन 4x लेस देन 0 कब आएगा, फिर मैंने देख लिया। अब जब मैं एफ डैश एक्स निगेटिव लेके चलूंगा तो मुझे मिलेगा साइन 4x पॉजिटिव कब आएगा, तो मैं देख लूंगा। तो साइन 4x पॉजिटिव कब आएगा, 0 से लेके π/4 के बीच में, π/4। और ये मैंने ग्राफ साइन 4x प्लस कॉस 4x का नहीं बनाया, जैसे लास्ट टाइम मैं आपको दिखा रहा था वो इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग साइन 3x के बारे में। ये साइन 4x प्लस कॉस साइन रेस्ट पावर 4x प्लस कॉस रेस्ट पावर 4x का ग्राफ नहीं है, ये मैं साइन 4x का ग्राफ बनाया हूँ, इसलिए बनाया हूँ ताकि मुझे एफ डैश एक्स का पता चले। ठीक है, कि पॉजिटिव कब भी निगेटिव कब है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत करना कि वहाँ से तो मैं वहाँ पे देखा था 0 से π/2 जो भी आता था वो कर लेते थे, अभी तो यहाँ पे ये चीज़ कर रहे हैं, तो ये साइन 4x का ग्राफ बना रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पे ये चीज़ें लिख पा रहा हूँ। ओके,
तो मुझे मिल गया कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग, खत्म क्वेश्चन। ठीक, या नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ भी समझना है। यू कैन आस्क एफ एक्स इज इक्वल टू एन एक्स माइनस 4x विद x बिलोंग्स टू माइनस π/3 टू π/3। ठीक, बताना है कि फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग। कितना, अब देखो कितना अच्छा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद पॉलिनोमियल फंक्शन। अब हम लोग सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़े, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े, अब दोनों का इंक्लूड करके पढ़ रहे हैं। तो फिर से भाई tan x माइनस π/3 क्यों दिया है, देखो ध्यान से क्यों दिया है आपको ये, क्योंकि मुझे पता है tan x माइनस π/2 और π/2 के बीच में कुछ ऐसा ग्राफ बनाता है, इनके बीच में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उसके बाहर नहीं, बाहर जाता है तो फिर π/2 माइनस π/2 पे टूट जाता है तुरंत। ठीक, इसीलिए माइनस π/3 से π/3 के बीच में दिया है, ताकि वो फंक्शन आपको पता चले कि डिफरेंशिएबल है, ताकि मैं डिफरेंशिएट कर पाऊँ। क्लियर है बात? ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको मार दूंगा डिफरेंशिएट। एफ डैश एक्स जरा बताओ जल्दी, tan x का क्या होता है, सब भूल गए तुम लोग, sec स्क्वायर एक्स माइनस 4। ठीक, क्या लिख सकता हूँ इसको लिख सकता हूँ sec x माइनस 2 इंटू sec x प्लस 2। ठीक है, ओके, एफ डैश एक्स। अब पहला इंक्रीजिंग, एफ इज इंक्रीजिंग इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज sec x माइनस 2 इंटू sec x प्लस 2, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको ऐसे लिख लो, y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, sec x को मैंने y ले लिया, y इज इक्वल टू sec x। ठीक, ये मैं अभी एज्यूम करके चल रहा हूँ। अब ये तो मेरा वी कर बन गया, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में मेरा 1 है। ठीक, तो न्यूमरेटर से मुझे क्या मिला, y इज इक्वल टू 2 कॉमा माइनस 2। तो सबसे पहले नंबर लाइन बना ली, छोटा माइनस 2 बड़ा 2 लगा दिया, प्लस उसके बाद दोनों पावर 1 1 है तो साइन बदलते जाएंगे, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, पॉजिटिव वाला चाहिए तो x बिलोंग कहाँ करेगा, सॉरी नॉट x एक्चुअली y, ये क्या हो गया y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ठीक, अब मुझे y का यूज़ करके x निकालना है। चलिए, तो ध्यान से सुनना इसको। इसका मतलब है sec x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, ये मैं 2 टू इन्फिनिटी। ठीक, अब देखो यहाँ के बाद या तो आपको sec x का ग्राफ पता हो कि sec x का ग्राफ कैसे बनता है, तो बड़ी आसानी से निकाल लो, या sec को cos में बदल लो, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको बदलाव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बस समझना चाहिए, sec x या तो लेस देन और इक्वल टू माइनस 2 हो, या फिर sec x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो। इसको बस ऐसे लिख लेना है, यही चेंज समझना चाहिए बस, और कुछ नहीं मैं कह रहा, ये चेंज। ठीक, या तो sec x लेस देन इक्वल टू 2 हो, या तो sec x ग्रेटर देन, इसका मीनिंग यही है ना कि या तो जो y मुझे मिला था या तो वो इस पार हो, माइनस 2 से छोटा हो, या फिर 2 से बड़ा हो, ऐसे करके। करेक्ट, वही मैंने यहाँ पे लिखा है जो y मिला था मुझे। अच्छा, इसका मतलब क्या है, 1 cos x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 2 और 1 cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। पलट लो, पलटने में क्या मिलेगा, cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1/2 और cos x इज लेस देन इक्वल टू 1/2। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ से सीखी कि कभी भी अगर रेसिप्रोकल करते हैं, जैसे लिखा है x, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन से लिख देता हूँ क्या यूज़ किया है मैंने। इफ़ we use reciprocal of a function, inequality get reversed। यहाँ से ये सीखने को मिला कि पहला सीखने को मिला था कि माइनस साइन लगाने पर इनइक्वालिटी बदल जाती है। दूसरा सीखने को मिला अगर फंक्शन को रिवर्स करते हैं, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर कर देते हैं, देन फिर से इनइक्वालिटी बदल जाती है। क्लियर बात? ओके, अब बड़ा आसान हो गया है ये, अब बड़ा आसान हो गया है। कैसे आसान हो गया देखो, cos x का ग्राफ जरा बनाओ। दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x। कुछ ऐसे करके। ठीक, मुझे फंक्शन कहाँ से है, -π/3 से π/3, तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, -π/2। ये वाला पॉइंट कौन सा है, π/2। बाकी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन्हीं के बीच में कहीं -π/3 से π/3 होगा।
राइट, ठीक, ओके, ये हो गया। लेट्स से दिस पॉइंट इज this point is pi by 3 minus pi by 3 and this point is pi by 3. okay, this point is, so थोड़ा छोटा कर देता हूँ, pi by 3 with minus sign and this is pi by 3, ये जो मैंने अभी लाइंस बनाई दोनों, ठीक। अच्छा, pi by 3 पे वैल्यू कितनी आएगी? pi by 3 पे वैल्यू आएगी 60 डिग्री ना, 1/2, 1/2। तो इसको मैं इससे ज्वाइन ही कर देता हूँ, ये है 1/2, थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ ताकि आपको दिखे वो चीज़, ठीक। अब मुझे चाहिए कि cos x, ये देखो, मुझे चाहिए कि cos x -1/2 से बड़ा हो या फिर cos x 1/2 से छोटा हो। बताओ कौन सा ऐसा इंटरवल आपको मिल रहा है, इसी के बीच में देखना है, -π/3 से π/3 के बीच में, आगे बाहर नहीं जाना है। कौन सा इंटरवल ऐसा मिल रहा है जिसमें आपको cos x जो है वो -1/2 से बड़ा मिल रहा हो या फिर cos x 1/2 से छोटा मिल रहा हो, या फिर है दोनों नहीं कंडीशन, या फिर या तो -1/2 से बड़ा मिल रहा हो या फिर 1/2 से छोटा मिल रहा हो। -π/3 से π/3 नो, देखो ये है 1/2, ये लाइन है 1/2, ये लाइन। अब इसके ऊपर जो है वो 1/2 से बड़ा है, इसके नीचे जो है वो 1/2 से छोटा है, ठीक। ये लाइन है 1/2 की, ठीक। अब इससे जो नीचे है वो छोटा है, इससे जो ऊपर बड़ा है। अब इससे छोटा कौन सा टर्म है? ये वाले टर्म, ये वाले टर्म। अब ये वाले टर्म के करस्पॉन्डिंग आपको x कौन सा मिलेगा? तो अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग x निकालूं तो कहीं यहाँ आएगा, इधर ऐसे ही, इधर यहाँ आएगा, ऐसे ही। अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग निकालूं तो x कहीं यहाँ आएगा, ये दिस टर्म, और इधर इधर मैं निकालूं तो कहीं यहाँ, ठीक। इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग x, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। चीज़ समझ रहे हो ना? जिनको नहीं समझ आता है कि कैसे हम लोग देखते हैं ये चीज़ cos x < 1 हम कंफ्यूज कर जाते हैं, तो प्लीज़ ऐसा समझो इसको। मैंने वो लाइन खींच ली 1/2, उसके अब छोटा मतलब उससे कम के करस्पॉन्डिंग मैंने वो पकड़ा कि ये चीज़ उससे कम है, ये वाले पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट। फिर उसके करस्पॉन्डिंग मुझे x बताना है, तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, उसके करस्पॉन्डिंग वर्टिकल ड्रॉ करी, जो पॉइंट आएगा वही x होंगे। तो मुझे जो x मिल रहे हैं वो यहाँ मिल रहे हैं, ये। इसका मतलब जो x होगा वो बहुत अच्छे -π/2 से π/3 के बीच में होगा, लेकिन मुझे -π/3 और π/3 के बीच में ही लेना है। इसका मतलब ये जो चीज़ ट्रू होगी नहीं, तो नो एनी सच x एग्जिस्ट, नो एनी सच x एग्जिस्ट। ये चीज़ समझ आई? एक्चुअली में एग्जिस्ट करेंगे वो होंगे -π/2 से और π/3 के बीच में, यूनियन π/3 से π/2 के बीच में। ये चीज़ समझ आती है ना? इन पॉइंट्स पे होंगे ये वाले पॉइंट्स, और इधर ये वाले पॉइंट्स। बट ये डोमेन में नहीं है। डोमेन कितना है? -π/3 से π/3 के बीच में। इसीलिए मैंने लिखा है कि इस डोमेन के लिए कोई ऐसा x एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर बात है? तो मैं इसको पहले हटा दूँ। ओके, मतलब नो एनी सच एग्जिस्ट। ये किसके लिए मैंने देखा था? ये देखा था हम लोगों ने, क्या लेके चला था? fx इज इंक्रीजिंग, मतलब fx इज नॉट इंक्रीजिंग इन -π/2 तो -π/3 से π/3। ऐसे ही fx डिक्रीजिंग, तो मतलब क्या हो जाएगा इसका? इस बारी f' इज लेस देन 0। तो जैसे ऊपर मिला है, ऊपर क्या मिला है कि दिस टर्म cos x is greater than or equal to half and cos x is less than or equal to half। बस पलट जाएगा, cos x is less than or equal to -half and cos x is greater than or equal to half। ठीक, बस यही चीज़ बदल जाएगी। इस बार ये चीज़ हो जाएगी, implies cos x is less than or equal to -half और cos x is greater than or equal to half। अब बताओ फिर से वही ग्राफ, cos x greater than or equal to half या फिर cos x less than or equal to -half, किन पॉइंट्स में मिल रहा है? तो हाफ से बड़ा मतलब अब ये वाले पॉइंट है, इन वाले पॉइंट से करस्पॉन्डिंग x क्या मिलता है? ये इधर अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो ये, इसका मतलब इस बारी x बिलोंग करेगा -π/3 से π/3 के बीच में। इक्वलिटी लगाई है क्योंकि इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है, लेस देन मतलब इक्वल भी हाफ हो तब भी इंक्लूड कर लो। तो इस बारी x होगा -π/3 से π/3 के बीच में। इसका मतलब fx जो होगा वो जो डोमेन मुझे दिया होगा उसमें हमेशा डिक्रीजिंग ही होगा। अब कहोगे सर ये तो ग्राफ ऐसे बनना, बच्चा ये ग्राफ मैंने cos x का बनाया है, वहाँ ग्राफ क्या किसका गिवन है? वहाँ ग्राफ गिवन है tan x - 4x का। तो मुझे पता चला कि tan x - 4x जो होगा वो इस इंटरवल में, ओके इसमें इंक्लूड नहीं गिवन था, सॉरी इसमें इंक्लूड नहीं गिवन था। तो इंक्लूड नहीं गिवन है तो मैं ये पॉइंट हटा दूंगा, ये पॉइंट मैं हटा दूंगा, इनमें मैं ओपन लगाऊंगा।
हालांकि मुझे मिला है कि दिस इम्प्लाइज कि कॉस एक्स बिलोंग्स टू -π/3 से π/3, बट फिर से वही डोमेन में ये चीज़ें इंक्लूड नहीं है, तो मैं इस वजह से ये वाला चीज़ लिख रहा हूँ, ठीक है। कंफ्यूज ना करना इसमें कि सर π/2 से π/3 और -π/3 क्यों हटा दिया, रीज़न डोमेन में नहीं है इस वजह से, अदरवाइज मैं इंक्लूड करता। तो इस डोमेन में जो भी मुझे गिवन था क्वेश्चन में, उस डोमेन में जो fx है tan x - 4x, दिस इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, दिस इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, किसी भी पॉइंट पे इंक्रीजिंग नहीं होगा। अब इसका अगर ग्राफ आप बनाना चाहो तो आप कुछ ऐसा बनाओगे कि -π/3 से π/3 के बीच में फंक्शन कुछ इंक्रीज करके चलेगा, मतलब यहाँ पे तो 0 होगा, 0 पे दिख रहा है, कुछ ऐसा होके आएगा फंक्शन, नो सॉरी डिक्रीज होके चलेगा, तो कुछ ऐसा होके फंक्शन आएगा, ऐसे करके या ऐसे करके, जैसे भी बने, बट वो उस टाइम पे डिक्रीज होगा। ये इंपॉर्टेंस है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। मुझे tan x - 4x की -π/3 से π/3 में नेचर पता चल गया कि वो कैसा नेचर इसका होने वाला है। क्लियर है बात? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये cot इनवर्स x लिखा हुआ है, ठीक, बिल्कुल घबराना नहीं, ठीक, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है कि किन पॉइंट्स पे इंक्रीजिंग होगा, किन पॉइंट पे डिक्रीजिंग होगा। अच्छा जी, cot इनवर्स x क्या बोलते हैं, इस डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूस एवरीवेयर। कॉट इनवर्स एक्चुअली tan इनवर्स एक्स ग्राफ ऐसे बनता है, ये tan इनवर्स ग्राफ, इसी को पलट दो तो कॉट इनवर्स का बन गया। मैं ग्राफ इसलिए आपको बताता हूँ ना, ग्राफ से बड़ी आसानी मिलती है चीज़ें क्वेश्चन करने में। ये कहाँ आ गए, हाँ ये ग्राफ इसलिए बताता हूँ कि ग्राफ से बड़ी आसानी होती है क्वेश्चन करने में। नहीं बन रहा, ऐसे ही बनेगा ये तो ना फंक्शन कहीं पे कटेगा ना पिटेगा ना कहीं पे कॉर्डन मिलेगा। तो कॉट इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स, हालांकि अगर tan x की बात करूँ या cot x की बात करूँ तो वो -π/2 से π/2 के बीच में ही रहते हैं डिफरेंशिएबल, बट इन्वर्स कर देते हैं तो वो पूरे रियल लाइन पे डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस होते हैं, और या डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है ओके। तो ऐसे ही log √1 - x 1 + x² - x, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और log x हम जानते हैं कि अपने डोमेन में हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। log x का डोमेन क्या है, ये, तो हमेशा डिफरेंशिएबल 0 से बड़ा है तो श्योर है कि डिफरेंशिएबल होगा। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल तो होगा। अगर डिफरेंशिएबल होगा तो डेरिवेटिव पता कर सकते हैं। तो चलिए बताओ जल्दी, f' क्या आएगा, 2 - 1/√1 ओनली दिस। tan x क्या होता है 1/1 + x², और cot इनवर्स x क्या हो जाता है -1/1 + x², ठीक, प्लस log x करोगे तो पहले तो log y की तरह ट्रीट करो तो y नीचे आएगा, मतलब ये चीज़ नीचे आएगी, 1 + x² - x इंटू, फिर 1 + x² करोगे तो क्या आएगा √1 + x² का, तो 1/2 √1 + x² इंटू 1 + x² करोगे तो 2x, ओके, माइनस x करोगे तो 1। ये चीज़ समझ आई? अरे नहीं आई, ये कट पिट गया, तो ये बचा 2 - 1/1 + x² प्लस 1/√1 + x² - x, बोलो हाँ, एंड दिस इन ब्रैकेट x - √1 + x² अपॉन √1 + x²। ये चीज़ कितने लोगों को समझ आ रही है? ठीक, ओके, ये लिखा हुआ है, इसको तो ऐसे लिख लिया, जरा ध्यान से देखना इसको मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, √1 + x² - x इंटू √1 + x² - x, और -1 बाहर लिख लिया एक, मतलब -1 कॉमन कर दिया। कॉमन करने की वजह से x माइनस का बन गया और √1 + x² प्लस का बन गया। क्यों किया? क्योंकि ऊपर नीचे से काट पीट डालना है सबको। तो ये खटाक खचाक खत्म, ठीक खत्म। ये बना 2 - 1/1 + x² एंड -1/√1 + x²। अब तो बड़ी दिक्कत है सर, f' को पॉजिटिव देखना है, कैसे देख पाएंगे? निगेटिव देखना है, अरे सब देख लोगे, देखो ध्यान से इसको, बस इसको प्यार से क्वेश्चन को देख लिया करो एक बार ना, क्वेश्चन फिदा हो जाता है तुम पे। 1 + x², ये लिखा हुआ है रूट का स्क्वायर। अच्छा इसको थोड़ा ऐसे ना बनाओ, नहीं तो डर जाओगे, एक सेकेंड, इसको ऐसे पढ़ा रहने दो, रूट का 1 + x² का होल स्क्वायर, इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ? सेकंड टर्म को लिखा है और थर्ड टर्म ऐसे पढ़ा रहने दिया, ठीक ठीक ओके। अब इसको लिख लिया, दिस इज 2 - y² - y, वेयर y इज इक्वल टू 1/√1 + x²। अरे वाह सर, ये आया f'(x). अब मुझे देखना है कि f'(x) पॉजिटिव कब होगा और f'(x) निगेटिव कब होगा। तो पॉजिटिव के लिए मतलब 2 - y² - y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, माइनस कॉमन ले लिया पहले तो, क्योंकि y² का टर्म प्लस में बन जाए, कोएफिशिएंट प्लस बन जाए तो थोड़ा दिल को राहत मिले, है ना। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस उधर खचाक से फेंक दिया, जब उधर गया तो तुरंत उसने इक्वलिटी पलट के मार दी। दिस इज, यहाँ तक बात समझ आती है? अरे नहीं आती है। इसको फैक्टर कर दिया तो y - 1 इंटू y - +2 इज लेस देन और इक्वल टू 0,
ठीक, ग्राफ बना, नंबर लाइन बना ली, पहला मिलेगा 1, दूसरा मिलेगा -2, तो -2 छोटा 1 बड़ा, दोनों में साइन जो पावर है 1 लगेगी, तो प्लस माइनस प्लस बन जाएगा। ये समझ आता है वेविक और मेथड। मुझे निगेटिव चाहिए, तो इसका मतलब y बिलोंग करेगा -2 से लेके 1 के बीच में, निगेटिव वाला पोर्शन। ठीक, y किसको माना था, √1 + x² को, मतलब दिस इम्प्लाइज 1/√1 + x² बिलोंग्स टू -2 to 1। यहाँ तक बात समझ आती है नहीं आती है? अरे यहाँ तक बात समझ आती है नहीं आती? ठीक, अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दिस टर्म इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -2। करेक्ट। अब देखो, इसका मतलब है कि ये चीज़ ट्रू होनी चाहिए, एंड बोल रहा हूँ दोनों एक साथ में, एंड ये चीज़ ट्रू होनी चाहिए। मतलब मुझे ऐसे एक्स बताने हैं जिनका ऐसा ये पूरा टर्म निकालो 1/√1 + x² वो ग्रेटर देन -2 होता हो एंड लेस देन इक्वल टू 1 होता हो। ठीक, दो तरीके यहाँ से करने के। पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर इसको सॉल्व करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लें। इधर स्क्वायर किया, ध्यान सुनना, स्क्वायर करने पे टर्म इनइक्वालिटी बदल जाती है तुरंत। यहाँ से एक और चीज़ सीखने को मिली अच्छी, कि ऑन स्क्वायरिंग inequality get changed if बन जाए भाई, if terms are negative, otherwise remains same। जैसे 2 इज लेस देन 4, करेक्ट है, दोनों तरफ स्क्वायर कर ले, तो 4 इज लेस देन 16, इनइक्वालिटी नहीं बदली। बट -4 इज लेस देन -2, करेक्ट है, बात सही ना? इम्प्लाइज 16 इज लेस देन स्क्वायर करने पे 4, नो, नाउ इक्वलिटी गेट चेंज, क्योंकि टर्म निगेटिव है। ओके, नाउ व्हाट अबाउट अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, जैसे यहाँ पे पता चला दोनों पॉजिटिव हैं, देन इनइक्वालिटी नॉट चेंज, दोनों नेगेटिव हैं, श्योर इनइक्वालिटी विल बी चेंज। व्हाट अबाउट अगर ऐसे लिखा हुआ है -2 इज लेस देन 4, नाउ इनइक्वालिटी गेट चेंज और नॉट? देखो स्क्वायर करके 4 16, यहाँ पे इक्वालिटी चेंज नहीं हो रही है। अच्छा जी, -10 इज लेस देन 2, नाउ 100 इज लेस देन 4, नो, नाउ इनइक्वालिटी गेट चेंज। मतलब अगर एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तो इनइक्वालिटी बदल जा रही है, तो इनइक्वालिटी बदल जा रही है या नहीं भी बदल रही, दोनों हो रहा है। देन इस कंडीशन में क्या कह सकते हैं हम लोग, कब इनइक्वालिटी बदलेंगे कब नहीं बदलेंगे? तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, सिर्फ मॉड निकाल लो। जैसे 2 का मॉड, या इसकी बात मैं करने वाला हूँ, ठीक, -2 का मॉड 2, या ऐसे बोल लो माइनस छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ नंबर देख लो बस, ठीक, -2 का मॉड 2 और 4 का मॉड दिस। तो देखो ये चीज़ होल्ड करती है, यस, इसका मतलब जब स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो इनइक्वालिटी नहीं बदलेगी। जरा यहाँ पे आओ, -10 का मॉड 10 2, ये चीज़ होल्ड करती है नहीं करती? अगर नहीं करती तो स्क्वायर करने पे इनइक्वालिटी बदल जाएगी। समझ आए बात? अगर दोनों पॉजिटिव हैं इनइक्वालिटी नहीं चेंज होगी, अगर दोनों निगेटिव हैं तो इनइक्वालिटी श्योर चेंज होगी। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो हम लोग मॉड निकाल के देख लेंगे कि अगर इन जो गिवन चीज़ है वो मॉड पे भी होल्ड कर रही है, देन इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। अगर मॉड पे होल्ड नहीं कर रही है देन इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। जैसे -10 और 2 पे हुआ है, मॉड रखने पे मतलब 10 का मॉड और 2 का मॉड निकालने पे देखने को मिला कि वो चीज़ होल्ड नहीं कर रही है। इसका मतलब जब स्क्वायर करेंगे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी। चीज़ क्लियर है? अरे बोलो ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर द टाइम बीइंग वी जस्ट कंसीडर कि ये जो √1/1 + x² है ये पॉजिटिव है, हम ये लेके चल रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना इसको। तो -1 इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, -2 इज लेस देन 1/√1 + x² एंड 1/√1 + x² इज लेस देन 1। अच्छा जी, लेस देन और इक्वल टू, ये तो समझ आ रहा दोनों पॉजिटिव है तो स्क्वायर लगने पे इनइक्वालिटी का कोई चेंज नहीं आएगा। तो पहले मैंने इधर स्क्वायर लगा लिया, लेस देन और इक्वल टू 1 हो गया, दोनों को पलट लिया, पलटने पे क्या मिला, इनइक्वालिटी बदल जाती है, ये मैंने सीखा था। तो x² आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू मिली कि ऐसे x बताओ जिनके लिए इनका स्क्वायर पॉजिटिव होता हो। अरे सारे x ऐसे होंगे,
सारे रियल नंबर ऐसे हैं जिनके लिए स्क्वायर पॉजिटिव होता है। यहाँ से मुझे x बिलोंग्स टू r मिला। इधर आते हैं, इधर मुझे दिखा एक माइनस है एक प्लस है। अगर मॉड में निकालूं, मतलब ये और इसका मॉड, तो यही हो जाएगा। इनमें कौन बड़ा होगा, सॉरी मॉड, इनमें कौन बड़ा होगा? अगर आप बोलते हो इनमें ये वाला बड़ा होगा, ठीक, तो इसका मतलब है कि दिस इज लेस देन 1। इट्स नॉट ट्रू। ध्यान से सुनना, अगर आप ऐसा कहते हो कि जैसे वहाँ मैंने देखा था, फिर मैं कनेक्ट करता हूँ दोनों को, ध्यान से देखना कनेक्शन। -2 इज -10 इज लेस देन 2। मैंने मॉड निकाला, 10 आया, इधर का आया 2। क्या ये चीज़ ट्रू है? क्या ये चीज़ ट्रू है? आपने कहा नहीं ट्रू है, ठीक। वैसे ही मैं देख रहा हूँ कि दोनों पर मॉड लगाने पे क्या ये चीज़ ट्रू है? आप बोलोगे हाँ या नहीं। अगर आप कह रहे हो हाँ ये चीज़ ट्रू है, तो इसका मतलब है इसके साथ में अगर मैं लूँगा तो इसको लेस देन 1 होना चाहिए। अब एक नंबर है, एक कोई क्वांटिटी है जो 2 से बड़ी है और 1 से छोटी है, ऐसा हो सकता है? नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये चीज़ ट्रू होने वाली नहीं है। इट मीन्स दैट कि 2 शुड बी ग्रेटर देन 1/√1 + x²। मॉड लगाने पे मतलब -2 मुझे गिवन था, -2 इज लेस देन इक्वल टू 1/√1 + x²। मैंने मॉड लगाया दोनों तरफ, तो इधर 2 आया, इधर आया 1/√1 + x²। मुझे देखना है कौन बड़ा है। मैंने अगर इसको कंसीडर किया कि ये बड़ा है, तो मुझे पता चला कि नहीं ये बड़ा नहीं हो सकता, बिकॉज ये और भी गिवन है कि ये चीज़ 1 से छोटी है। इसका मतलब ये चीज़ ट्रू होगी। इसका मतलब मॉड लगाने पे, जैसे यहाँ पे मॉड लगाने पे चीज़ ट्रू नहीं हो रही है, तो हम लोगों ने वहाँ पे देखा था इनइक्वालिटी बदल जाती है, मतलब कुछ ऐसा बन जाता है तुरंत, ये 100 ये 4, करेक्ट। तो वैसे ही यहाँ पे इनइक्वालिटी बदल जाएगी जब स्क्वायर करेंगे। तो इधर मैंने स्क्वायर जब किया तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी। तो इनइक्वालिटी बदलने पे क्या आएगा, मुझे मिलेगा 4 इज लेस देन और इक्वल टू 1/1 + x²। ठीक, ये चीज़ समझ आई ना। तो 1/4 फिर पलट जाएगी, बिकॉज मैंने रेसिप्रोकल किया है 1 + x²। तो x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर भेज दिया 1/4 - 1, मतलब 3/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x²। अब ऐसे x² बताओ जिनके लिए उनका, ऐसे x बताओ जिनके लिए उनका स्क्वायर -3/4 से बड़ा होता हो। अरे सब x ऐसे हैं सब। यहाँ से भी मुझे क्या मिला कि x बिलोंग्स टू r। सर आपने सिर्फ एक से क्यों नहीं कर लिया था? क्योंकि बेटा बीच में एंड गिवन था। एंड मतलब यहाँ से भी ट्रू हो, यहाँ से भी ट्रू, इस वजह से मैंने दोनों कंसिडर किए। अगर यहाँ और गिवन होता, अगर मुझे सिर्फ इतना मिल गया होता, मैं ये कैलकुलेट नहीं करता। क्योंकि क्या मतलब है? मतलब है कि या तो ये चीज़ ट्रू हो जाए या फिर ये चीज़ ट्रू हो जाए। तो मैं तो सिर्फ x बिलोंग्स टू r ट्रू हो गया तो काम खत्म, मुझे दूसरा चेक ही नहीं करना, क्योंकि ये सबसे बड़ा डोमेन है, ये पूरा रियल नंबर आ गया। अब उसके अंदर छोटा मोटा आएगा मुझसे मतलब ही नहीं। बट एंड गिवन है, एंड गिवन मतलब इंटरसेक्शन, मतलब ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए। अब हो सकता है यहाँ से x इज इक्वल टू सिर्फ 0 आ जाता और यहाँ से x इज इक्वल टू रियल नंबर आ जाता, तो मुझे सिर्फ 0 लेना पड़ता है, बिकॉज वो कहता है कि उसके लिए भी ट्रू होना चाहिए, इसके लिए भी ट्रू होना चाहिए। बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे x बिलोंग्स टू r आया है। इसका मतलब सारा रियल नंबर के लिए ये चीज़ हम क्या चेक कर रहे थे? एक तो मैं क्वेश्चन भूल जाता हूँ, क्या लेके चले थे? f' इज ग्रेटर देन 0, मतलब सारे रियल नंबर के लिए ये चीज़ f' पॉजिटिव हो रही है। इसका मतलब सारे रियल नंबर के लिए f इंक्रीजिंग है। तो f क्या गिवन था? f गिवन था कितना बड़ा सा, देखो। अब मुझे डिक्रीजिंग नहीं चेक करना है। डिक्रीजिंग इसलिए नहीं चेक करना क्योंकि मुझे मिल गया सारा रियल नंबर पे इंक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग का कोई एक्ट रह ही नहीं गया ना, इसलिए डिक्रीजिंग पे नहीं जाएंगे। f(x) मुझे गिवन था, ये दिख रहा है, ये इतना बड़ा सा। मैंने सबसे पहले डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट में थोड़ा सा मुझे घबराहट मिली, मैंने y में कन्वर्ट कर लिया, शांति मिली। y से निकाला कि ये कंडीशन, नहीं बोल पा रहे ना, ये वाली कंडीशन, ये चीज़ इसके बीच में हो जाइए। इसके लिए हम लोगों ने एक नई चीज़ सीखी, ये कि स्क्वायर करने पे कब चीज़ बदलती है, कब चीज़ नहीं बदलती है, राइट। स्क्वायर करने पे कब चीज़ बदलती है, कब नहीं बदलती है। कंडीशन सिर्फ प्रॉब्लम आती है जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो तब, अदरवाइज अगर दोनों पॉजिटिव हो तो सो गुड, दोनों निगेटिव हैं तो और भी गुड, अदरवाइज मैं मॉड निकाल के देख लूँगा। तो यहाँ से मुझे ये कंडीशन मिली कि यहाँ पे मैं इसको कंसीडर करके चल रहा हूँ कि ये पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा इनइक्वालिटी में, यहाँ पे चेंज आएगा, बिकॉज मैंने देखा चेंज क्यों आएगा, ये भी देखा। दोनों से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, आंसर आ गया रियल नंबर। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि सारे रियल नंबर पे फंक्शन f' जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, खत्म। अब आपको इतना बड़ा एक क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछा ऑप्शन दिया रहे इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नन ऑफ दिस या बोथ, अब घबरा जाओगे पहले तो कैसे करूँ इसको, सब इजी क्वेश्चन है, ठीक। मेथड याद रखो, मेथड समझे रखो क्या फील है। अच्छा मैंने बताया था इसके मैं 2 मेथड आपको बताऊंगा। पहला तो ये हो गया सॉल्विंग वाला, दूसरा इस पे गौर फरमाओ जरा, इस एक्सप्रेशन पे। एक्सप्रेशन कह रहा है कि ऐसे x बताओ जिसके लिए 1/√1 + x² निकाला जाए तो वो लेस देन 1 आता हो और ग्रेटर देन -2 आता हो। ध्यान से सोचना इसको, क्या कोई ऐसा x है, क्या कोई ऐसा x है? पहले तो x यहाँ पे दे रखा है, ये कुछ ऐसे करके, यहाँ कुछ भी x रखोगे, पॉजिटिव, निगेटिव,
पहले तो पॉजिटिव बना देगा, उसके बाद लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 कुछ भी रखोगे, ये ओवरऑल चीज़ जो होगी वो 1 से बड़ी होगी। ये चीज़ समझ आती है, ये ओवरऑल चीज़ 1 से बड़ी होती है, क्योंकि 1 प्लस समथिंग हो रहा है, और जो प्लस समथिंग है वो भी एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। मतलब ये वाली जो चीज़ होगी वो हमेशा 1 से बड़ी होगी। अब उसका रूट जो आएगा वो भी 1 से बड़ा होगा। हमेशा याद रखो, कोई भी एक्स है अगर उसका वो 1 से बड़ा है तो उसका रूट भी 1 से बड़ा आता है। ठीक, कोई एक्स है उसका अगर वो 1 से बड़ा है तो उसका रूट भी 1 से बड़ा आ जाता है। तो इसका मतलब ये जो रूट है वो 1 से बड़ा आएगा। अब उसको अपॉन में लिखा 1 अपॉन समथिंग, दैट समथिंग इज ग्रेटर देन 1, जैसे 2 3 4 9 10, तो ओवरऑल चीज़ जो होती है वो लेस देन 1 बन जाती है। मतलब सारे एक्स ऐसे होंगे जो ये कंडीशन होल्ड करते होंगे, इधर वाली। ठीक, और ये पॉजिटिव है तो ये वाली चीज़ तो ऑब्वियसली होल्ड करेगी, इधर वाली माइनस जो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो -2 से तो बड़ा होगा ही। मुझे देखना था बस -1 से छोटा, -1 से छोटा हर एक एक्स करेगा, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, उसका रूट जो होगा वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, तो 1 अपॉन समथिंग दैट इज 1 से बड़ा इज ऑलवेज, दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन 1। क्लियर हो गया? अब ये तभी आएगा जब आप थोड़ा क्वेश्चन, थोड़े से ग्राफ का नॉलेज आपको होगा, अदरवाइज सॉल्व करके निकालो। ठीक, जैसे जिसकी श्रद्धा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन। वहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा फंक्शन पढ़ा था एक्स रेज टू पावर एक्स। अब इसका बताना है कि ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक, चलिए जी, एक्स रेज पावर एक्स, वहाँ हमने डिफरेंशिएशन दिखा था, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल तो है, ये कंफर्म हो गया। एफ डैश एक्स कितना आया था, याद है किसी को? एक्स रेज टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। अब ये नहीं बताऊंगा क्योंकि आप कैलकुलेट कर लेना वहाँ से। ठीक, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एक्स 1 प्लस एक्स। ठीक, अब मुझे देखना है कि एक्स डैश एक्स पॉजिटिव कब होगा और निगेटिव कब होगा। तो पॉजिटिव, इसका मतलब है एक्स रेज टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इज पॉजिटिव। ठीक, अच्छा, एक्स रेज टू पावर एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि एक्स पॉजिटिव है। एक्स पॉजिटिव है तो उसकी पावर लगाते जो पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ से मिला सिर्फ 1 प्लस लॉग एक्स जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये चीज़ समझ आई? दो नंबर हैं ए और बी, इनका प्रोडक्ट लिखा हुआ है ग्रेटर देन 0। अब ए मैं बोलता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव है, तो बी, अब बी की कंडीशन क्या है कि इसको पॉजिटिव बने, बी भी अगर पॉजिटिव बने तभी उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो वही मैंने लिख लिया कि जो बी टर्म है 1 प्लस लॉग एक्स वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब 1 प्लस लॉग एक्स 0 से बड़ा कब होता है, ऐसे लिख लो कि लॉग एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक, ये क्या बन गया, ये लॉग एक्स का ग्राफ है, गंदा सा बना है बट है, कुछ ज़्यादा गंदा बना है, मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा। ओके, ये लॉग एक्स ग्राफ है। ठीक, -1 से बड़ा, -1 से बड़ा मतलब कहीं यहाँ -1 होगा, इसके करस्पॉन्डिंग मुझे x बताना है, तो मैंने -1 ये खींचा और ये इसके करस्पॉन्डिंग x बना दिया। तो सबसे पहले log x इज इक्वल टू -1 रख ही दूंगा, log x इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, log उधर जाता है तो e रेज टू पावर बन जाता है, e रेज टू पावर -1 मतलब 1/e। ठीक, मतलब ये पॉइंट है 1/e, ये जो x है वो है 1/e। अब 1/e, अब -1 से बड़ा मतलब -1 से बड़ा ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ क्योंकि आपको ये चीज़ नज़र आनी चाहिए, नज़र नहीं आएगी तो फिर कोई मतलब नहीं। ओके, 1 से बड़ा मतलब ये सारे पॉइंट। अब इसके करस्पॉन्डिंग x क्या मिलेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी फिर वर्टिकल, मतलब ये वाला। इसके करस्पॉन्डिंग x क्या मिलेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी फिर वर्टिकल ड्रॉ करी। इसके करस्पॉन्डिंग x क्या मिलेगा यहीं पे, इसके करस्पॉन्डिंग x क्या मिलेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी और फिर वर्टिकल। ये मतलब ये सारे जो हैं वो इससे बड़े आ रहे हैं, बड़ा गंदा संदा हो गया। ये -1 था, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही थी वो 1/e कुछ ये आ रही थी, x लिखता हूँ मैं इसको भी। फिर उसके बाद जितने भी सारे मैंने देखे थे वो सब इधर आ रहे थे इस पॉइंट पे, ये करके राइट। इधर मैं देखूंगा तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन और फिर उसके बाद वर्टिकल लाइन। तो जितने भी x आ रहे हैं वो 1/e से बड़े हैं, मतलब log x इज ग्रेटर देन 1/e, दिस इम्प्लाइज x इज ग्रेटर देन 1/e। log x इज ग्रेटर देन -1 इम्प्लाइज x इज ग्रेटर देन 1/e। ठीक, क्योंकि -1 से जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ, -1 से बड़ा जा रहा हूँ log x, मुझे जितने भी x मिल रहे हैं वो सारे 1/e से बड़े मिल रहे हैं, समझ रहे हो ना करस्पॉन्डिंग। और दूसरी चीज़ है कि log x जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, वो बढ़ता जा रहा है। जब भी कोई चीज़ बढ़ती जाती है तो जैसे जैसे मैं x बढ़ाता हूँ वैसे वैसे जैसे जैसे मैं y बढ़ाता हूँ वैसे वैसे मेरा x बढ़ता है, या उल्टा बोलो जैसे जैसे मैं x बढ़ाता हूँ वैसे वैसे मेरा y बढ़ता है। तो अगर मुझे log x इज इक्वल टू -1 के करस्पॉन्डिंग मिल गया ना, अब बाकी आगे बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा। इसीलिए मैंने log x के x इज इक्वल टू -1 के करस्पॉन्डिंग लिख लिया 1/e, और फिर अब आगे मतलब -1 से बड़ा तो x भी 1/e से बड़ा। ठीक,
तो ये हो गया, ये क्या हो गया, ये हुआ है एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस जीरो, मतलब एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग when when x is greater than or equal to 1 upon e, otherwise decreasing, otherwise डिक्रीजिंग। ये लाइन वाइन जो मैंने पीछे बना रखी है इसको कोई फायदा ही नहीं, मतलब लाइन दिखता ही नहीं कभी सही पे। अदरवाइज डिक्रीजिंग मतलब x इज लेस देन 1 अपॉन ई पे फंक्शन इज डिक्रीजिंग, x रेस्ट पावर x के लिए मैंने बता लिया। अब ऐसा कुछ भी है भाई, आप बता सकते हो, बस आपको थोड़ा सा ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा, और ये पता होना चाहिए कि अच्छा कोऑर्डिनेट्स कैसे देखते हैं ग्राफ पे, ये ऐसा करके आप 2 सेकंड में बता सकते हो चीज़ों को। और क्वेश्चन करने टाइम में एनालाइज करा करो कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। जब तक क्यों नहीं समझ आएगा ना, मैथ्स करने में मज़ा नहीं आएगी। तो जब तक क्यों ऐसा क्यों हुआ है, वैसा क्यों नहीं कर सकता था, तो आपको ये मिलेगा कि हाँ मिस्टेक कहाँ पे मैं कर सकता हूँ। जैसे आपने पढ़ लिया डायरेक्ट कि अच्छा ऐसा होता है, अब वहाँ जाके कंफ्यूज कि अब मैं क्या करूँ, इसमें ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो जब आप घर पे क्वेश्चन कर रहे होगे, जब आपने ये सोचा होगा कि क्यों ऐसा कर रहा हूँ, तो वहाँ पे पेपर में आंसर मिलेगा आपको कि अच्छा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ नहीं हो सकती है, बिकॉज ये रीज़न है, डोमेन में दिया है, रेंज में नहीं आ रहा है, या समथिंग समथिंग समथिंग। तो क्यों ढूंढा करो, जब तक क्यों नहीं मिलेगा मैथ्स में मज़ा नहीं आएगी। ओके, तो ठीक है, इतना रहा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब आप इससे ज़्यादा मैंने बताऊंगा, स्ट्रिक्टली के लिए सारा चीज़ वही है, बस जितना भी क्या बोलते हैं क्लोज्ड हो रहा था वो सारा ओपन बनता चला है, ठीक, इसलिए मैं उसको अलग से नहीं बता रहा हूँ। अब आते हैं हम लोग मैक्सिमा मिनिमा पे। धन्यवाद आप